हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ये दिल मांगे मोर मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज में। इंडिया 116 लीजेस का डिस्कशन करेंगे। प्योर एग्जाम फोकस, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे सॉल्व हो सके, बस उतनी सी बातें रिवीजन में होगी। देखने का सबसे सही तरीका, टेबल पे बैठिए, साथ में कॉपी, कैलकुलेटर, पेन लेकर। यूट्यूब पर देखें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करता है। जैसे कि मैं मेरी डॉटर को कभी भी कपड़े खरीदने के लिए मॉल नहीं ले जाता, वो खिलौने ज्यादा ले आती है। आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो यूट्यूब की जगह फास्ट की ऐप पर जाएं। वहां पे आपको सिर्फ ये रिवीजन दिखेगा, दूसरे डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाओगे। इससे यूट्यूब के हमारे व्यूज थोड़े कम होंगे पर रिजल्ट बढ़ जाएंगे, वही मैटर करता है। शुरू करते हैं दोस्तों। इंडिया 116 हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं, ड्रोन चार्ट, ब्रह्मास्त्र, व्हाट स्टफ, सब भूल जाइए, बस आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। मेरा उद्देश्य है कि ये स्टैंडर्ड आपको बहुत सिंपल लगने लगे, और ऐसे भी ये सिंपल है, इट्स जस्ट दैट इट इज वेरी लेंथी और आपके कंट्रोल में आ जाए। 2 मिनट के लिए आपने 116 जो भी पढ़ रखा है उसको साइड में पार्क करिए और सुनिए मेरी बात। लीज के केस में अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो अकाउंटिंग का आता है, या तो लेसी कैसे अकाउंटिंग करता है या लेसर कैसे करता है। और एक सेल और लीज बैक नाम का एक कंसेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ दूसरे कंसेप्ट आपके जैसे कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड या ट्रांजिशनल प्रोविजंस और ये सारे होते हैं। तो मैंने ये कहा है कि इस तरह से हम इस रिवीजन वीडियो को डिवाइड करेंगे। सिंपल पहले लेसी की अकाउंटिंग, लेसर की अकाउंटिंग, सेल और लीज बैक और स्पेशल केसेस, ऐसे करके अकाउंटिंग डिस्कस कर लेंगे। एकदम दिमाग में फिट हो जाएगी आपके कि ओके क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। ऑब्वियसली बात है, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लाइव सेशन अलग से आपके साथ लेंगे। बाकी डेफिनेशन क्या होती है, लीज अलग अलग टर्म्स क्या होती है, क्या स्कोप है इंडेस का, ये सारी चीजों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कम एक्सपेक्टेड होते हैं और दूसरी चीजों पे भी, तो उसको साइड करते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं लेसी की अकाउंटिंग। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इंडिया 116 में लेसी के केस में बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप जो इंटर में पढ़ते थे उसके हिसाब से लेसी हमेशा फाइनेंस लीज जैसी ही अकाउंटिंग करता है, शॉर्ट टर्म लीजेस या लो वैल्यू एसेट छोड़ के। एक्सेप्शन बाद में। फाइनेंस लीज जैसी अकाउंटिंग यानी लेसी हमेशा ये कहता है कि अगर उसने कोई लीज अग्रीमेंट किया है तो उसमें उसे जो जो पैसे देने हैं आने वाले सालों में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी लीज लाइबिलिटी है, और सेम उतने अमाउंट का उसकी बुक्स में एक असेट बुक होगा जिसे राइट ऑफ यूज असेट नाम दिया जाएगा। यानी कि लेसी की अगर मैं बेसिक अकाउंटिंग की बात करूं तो सिंपली उसकी बेसिक अकाउंटिंग क्या होगी, तो लेट्स ट्रीट इट लाइक दिस, दैट इन द बुक्स ऑफ लेसी, for accounting, my first step should ideally always be to calculate the lease liability. लेसी को अब अपन ई बुलाएंगे और लीज लाइबिलिटी को एल एल। ये हमेशा मेरा पहला स्टेप होगा। कैसे कैलकुलेट करना है लीज लाइबिलिटी, ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये देखना है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर लीज पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म, और कुछ भी नहीं। मतलब मैं अग्रीमेंट में आने वाले समय में, विच इज बेसिकली मेरी जो लीज टर्म है, हर साल कितना पैसा देने वाला हूं जिसे मैं मेरे लीज पेमेंट्स कहूंगा। और क्योंकि इंडिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का खासा इंपॉर्टेंट है तो इस कारण से मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर, ये आपकी लीज लाइबिलिटी कहलाएगी। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जितने की लीज लाइबिलिटी होती है उतने का ही आरओयू एसेट होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं। यानी कि उसमें किसी प्रकार के कुछ एडजस्टमेंट्स कर दिए जाते हैं लीज लाइबिलिटी जो हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं उसके ऊपर। इन 2 स्टेप में आपका इनिशियल रिकॉग्निशन यानी अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बहुत सिंपल है। अगर अपन लीज लाइबिलिटी की बात करें तो जैसा अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हम 109 में देखते हैं वैसा होता है। यानी सिंपली ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट माइनस लीज पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग चलता है, ताकि आखिरकार लेसी जिसने एसेट लीज पर लिया है एंड में उसका सब कुछ लीज पेमेंट पे करने के बाद बैलेंस लीज टर्म खत्म होने पे 0 हो जाए। और रही बात राइट ऑफ यूज एसेट की, तो वो सिंपली इंडेस 16 पीपी या 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स में यूजुअली लाइसेंसिंग राइट्स पे इंडेस 116 नहीं लगता है, उसकी जैसी अकाउंटिंग होती है। यानी कि जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू है उसमें डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग
subject to any adjustments for evaluation or cost depending on the approach, impairment if applicable. यानी वो सारे प्रिंसिपल जो आपके पीपीई में लगते हैं वो सेम एज इट इज राइट ऑफ यूज असेट पे लग जाते हैं, सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर अलग है। इतना सिंपल है और कुछ ये दोनों अगर आप करते हैं तो आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो जाता है। और इसी के साथ बेसिक क्वेश्चंस जितने भी होते हैं लेसी से रिलेटेड वो सारे के सारे यहीं पर डील हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हमने कौन से केसेस डिस्कस कर लिए लेसी के, बेसिक लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब बेसिक लीज अकाउंटिंग के अलावा क्या होगा, तो मैंने आपके लिए बहुत सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया, बस इतनी सी चीजें पढ़ के रिवाइज करनी है, एकदम ऐसे लगेगा आपको इतना बड़ा स्टैंडर्ड ऐसा बोनस हो गया। कोशिश है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन, जिसको अपन बेसिक के बाद डिस्कस कर लेंगे एंड बाद में शॉर्ट टर्म लीज या एग्जाम्पशंस जो होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, तो अप्रोच समझ में आ गई। अब सबसे पहले लीज लाइबिलिटी क्या होती है इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, जिससे थोड़ी सी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली रिवाइजिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। दिस विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ओनली फॉर 1 डे, यानी जिस दिन आपके रिवीजन वीडियोस अपलोड होंगे उसमें जो भी कंटेंट शेयर किया जाएगा पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया एक दिन के लिए अवेलेबल होगा। एक दिन बाद उसे हटा दिया जाएगा, तो आप सेम डे देखना चाहें तो उसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में जिन्होंने डाउनलोड किया वो लोग शेयर नहीं करेंगे ग्रुप में। लीज पेमेंट्स 10,000 रुपीज पर एनम है और लीज टर्म आपकी 4 साल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर दिया गया है, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता था पहले, पर अब इंस्टीट्यूट साफ साफ क्वेश्चन में बता देता है लीज पेमेंट अपफ्रंट है या अरियर। अरियर मतलब ईयर एंड पर। आपको बोला गया लाइफ अंडरलाइंग असेट की 10 साल है, तो हो सकता है ऐसा कि लीज टर्म 4 साल की हो पर असेट की लाइफ 10 साल है। अब लीज अग्रीमेंट में अगर कहा है कि भैया 4 साल बाद असेट वापस दे देंगे तो लेसी के लिए असेट की भी लाइफ 4 साल हो जाएगी, पर बोला है 4 साल बाद असेट हमारी हो जाएगी तो लेसी के लिए असेट की लाइफ 10 साल हो जाएगी। 10 साल के असेट को अगर 4 साल की लीज पर ही लिया है तो क्या ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज होगी, ऐसा लेसर सोचता है, लेसी को सोचना ही नहीं है। इसलिए लेसी हमेशा हर लीज को एक ही जैसे अकाउंट फॉर करता है, कोई दिमाग नहीं लगाता है। जितना पैसा देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, स्टेप 1 लीज लाइबिलिटी, सेम उतने अमाउंट का राइट ऑफ यूज एसेट सब्जेक्ट टू सम एडजस्ट, और उसके बाद में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और राइट ऑफ यूज एसेट का पीपी जैसा। खत्म, फिनिश लेसी की इतनी सिंपल अकाउंटिंग। बोला गया एसेट ट्रांसफर हो जाएगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म प्रोवाइडेड लीज पेमेंट्स आर नॉट ड्यू। तो इसका मतलब असेट हमारे पास रहेगा हमेशा के लिए और 10 साल उसकी लाइफ मान ली जाएगी डेप्रिसिएशन के उद्देश्य से। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज क्या होता है डिस्कस करेंगे, 10% दिया गया। मैंने कहा था 3 चीजें तुम्हें लगेगी, एक लीज टर्म, दूसरा लीज पेमेंट और तीसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आपके पास तीनों चीजें हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना है। लीज टर्म में जो लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, विच मीन 10-10 हजार की प्रेजेंट वैल्यू गिवन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट या क्वेश्चन में जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ लीज दिया गया है उससे डिस्काउंट करके निकाल लीजिए। ये 31,700 आती है, 31,700। इनिशियल रिकॉग्निशन लीज लाइबिलिटी का भी इतने पे ही होगा और राइट ऑफ यूज एसेट का भी इतने पे होगा। इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो लीज लाइबिलिटी और ये दोनों इस पे रिकॉर्ड हो गए, यानी आपकी जर्नल एंट्री अगर पास करोगे तो वो हो जाएगी राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी एंड द अमाउंट विल बी 31,700। कितना सिंपल अकाउंटिंग है इनिशियल पे, खत्म। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ये तो जिस दिन लीज अग्रीमेंट किया उस दिन। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जिस दिन लीज अग्रीमेंट किया मतलब वो कौन सा दिन होता है। तो दिस इज बेसिकली ये सारी अकाउंटिंग जो की जाती है दोस्तों, इन सब में कॉन्सेप्ट लगता है डेट ऑफ कमेंसमेंट का। लीज में 2 डेट होती है, एक डेट होती है डेट ऑफ इंसेप्शन विच इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ अग्रीमेंट और पार्टीज अग्रिंग प्रिंसिपली टू द टर्म्स ऑफ लीज। ये सिर्फ लीज फाइनेंस या ऑपरेटिंग एज क्लासिफिकेशन में काम आती है या कहीं फेयर वैल्यू का असेसमेंट करना होता है तो काम आती है, दैट्स इट। बाकी अकाउंटिंग पर्पस के लिए सिर्फ एक ही डेट काम आती है विच इज डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन आपने असेट लेसी को यूज करने के लिए हैंडओवर कर दिया है या उसके कंट्रोल में पास कर दिया, वो डेट ऑफ कमेंसमेंट है। फिर भले ही आप ऐसा कहो कि चलो मेरी शॉप मैंने आपको किराए पे आज दे दी है पर किराया 3 महीने बाद शुरू होगा, 3 महीने तक आप इसका इंटीरियर करा लो, तो बताओ डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी, आज की ना कि 3 महीने बाद की। इट इज नॉट द डेट फ्रॉम विच लीज रेंटल स्टार्ट, इट इज द डेट फ्रॉम द डेट व्हेन द असेट इज हैंडेड ओवर टू द लेसी। दैट मींस द असेट कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एज इन द राइट ऑफ यूज इज गिवन टू द लेसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डेट ऑफ कमेंसमेंट अज्यूम्ड होगी, डेट ऑफ अग्रीमेंट है, डेट ऑफ इंसेप्शन है।
अब आपको लीज लाइबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड स्टार्टिंग 31,700 प्लस इस पे ब्याज 10% से, ये आपका क्या हो जाएगा लेसी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस चार्जेस, एंड इससे माइनस कर दो 10,000 का लीज पेमेंट, ये प्लस ये माइनस ये इज इक्वल टू ये, बैलेंस आखिरी में 4 साल बाद जीरो हो जाएगा। अगर आप राइट ऑफ यूज एसेट की बात करोगे तो इसे आपको डिप्रिशिएट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ, क्योंकि 4 साल बाद एसेट मेरे पास आ जाएगी तो लाइफ 10 है ना कि 4 साल। तो मैं 10 साल में कॉस्ट कितनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे 31,700 ही मेरी कॉस्ट थी, रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, 10 साल की लाइफ है, 3170 डेप्रिसिएशन है, हर साल में डेप्री लगाऊंगा, सिंपल सी आपको जर्नल एंट्रीज दी हुई है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये एंट्री होगी और हर ईयर एंड पे फिर आप ये एंट्रीज पास करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्याज का खर्चा है वो पीओरएल में जाएगा अनलेस इंड एस 23 बोरिंग कॉस्ट उसे किसी में कैपिटलाइज करने की बात करें, और डेप्रिसिएशन भी आपका पीओरएल में जाएगा अनलेस इंड एस 16 में डेप्रिसिएशन कहीं कैपिटलाइज हो सके। अज्यूमिंग कुछ नहीं दिया रहता है तो पीओरएल में ट्रांसफर करते ही आपकी सिंपल एंट्री है। ऐसा करते करते बातों ही बातों में आपने क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों, लेसी की बुक्स में कैसी अकाउंटिंग होती है, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो गया, राइट ऑफ यूज एसेट का भी हो गया, लीज लाइबिलिटी का। अब इसमें थोड़ा सा रोमांच पैदा करते हैं, ऐड करते हैं। हमने कहा लीज लाइबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट और लीज टर्म। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं लीज टर्म। मैंने आपको एक लीज एग्रीमेंट आपके साथ किया, मैंने मेरी एसेट आपको लीज पे दी और मैंने कहा ये लीज टर्म 5 साल की है, पर आप चाहो तो कल भी कैंसिल कर सकते हो एग्रीमेंट, एसेट मुझे वापस दे सकते हो। आप लेसी हो, 2 मिनट के लिए सोचो आपके सर पे कोई भी ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल कारण है क्योंकि आप कल चाहो तो वापस। पर अगर मैं बोलूँ 5 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, आप और मैं दोनों कोई भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से क्या आपके ऊपर 5 साल के लिए ऑब्लिगेशन आ गई क्या? हाँ, हो सकता है कोई हेवी टर्मिनेशन पेनल्टी देके पहले कैंसिल होता हो, उसको बाद में दे। अब आपके सर पे ऑब्लिगेशन आ गई है और ये इंड एस कहता है कि ऐसे केस में ही अब हमें लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत है क्योंकि ऑब्लिगेशन है, पर क्योंकि ये ओनरस क्योंकि ये एग्जीक्यूटरी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, आगे एसेट भी यूज होगा, तो हम इसकी अकाउंटिंग इग्नोर करने की बजाय एक तरफ लाइबिलिटी भी बुक करेंगे और उत्ते का एसेट भी बुक करेंगे। इस कारण से जरूरी है कि जो लीज टर्म है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ। क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मान लेते हैं जितनी टर्म दी हुई है पूरी नॉन कैंसिल है, कोई उसे कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप गहराई में लीज टर्म को समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली लीज टर्म क्या होती है, then in that case I can very quickly show you one simple chart which will help you to understand नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब क्या होता है। आपको परेशान नहीं होना है किताब में कहां से कहा जा रहा है, आपको पूरा कंसंट्रेशन दिमाग में समझने पे करना है। ये ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों मैं कि आप एक बार पूरा साथ साथ में देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट एक बार के लिए सारे रिवाइज कर लो, दोबारा फिर एक बार क्विकली इसको और गो थ्रू करोगे तो आपके लिए परमानेंट मेमोरी में शायद स्टोर भी हो जाए। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड सिंपल रूल है, वो पीरियड होता है जिस पीरियड में दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी उसे कैंसिल अपनी इच्छा पे नहीं कर सकती। हालांकि अगर ऐसा कहा जाए कि कोई भी कैंसिल कर सकता है तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड 0 है, लेसी अपनी इच्छा पे कैंसिल कर सकता है तो भी 0। पर यह कहा जाए दोनों की सहमति से ही कैंसिल होगा, इसका मतलब एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, तो जो लीज टर्म है वही उसका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर कभी ये कहा जाए लेसर कैंसिल कर सकता है पर लेसी नहीं कर सकता, तो लेसी के सर पे तो ऑब्लिगेशन आ गया, वो बच नहीं पाएगा। इसलिए इस इंडेक्स में कहा गया है कि फिर नॉन कैंसिलेबल पीरियड आपका जितना लीज टर्म है पूरा होगा, भले ही लेसर अपनी इच्छा पे उसे कैंसिल कर सकता है। और अगर कभी लीज टर्म स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है जो एसेट लीज पे दिया है उसकी लाइफ से आप अपनी लीज टर्म डिराइव कर सकते हो। यही 5 चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई है। कंक्लूजन क्या है बच्चों याद रखने का? बहुत सिंपल सा तरीका है। लीज टर्म कैसे याद रखोगे? तो लीज टर्म बेसिकली इज द नॉन कैंसिलेबल, विच मीन्स जहां पर लेसी अपने ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। लेसर कर दे तो चलेगा, दोनों की परमिशन से हो तो भी चलेगा, पूरे पीरियड को लीज टर्म माना जाएगा। लीज टर्म में दोस्तों थोड़ा सा रोमांच पैदा हो जाता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार के कोई रिन्यूअल या टर्मिनल ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सरकार से एक जगह लीज पर लिए, सरकार ने मुझे उसे दिया है 3 ईयर्स के लिए और कहा है 30 ईयर्स के बाद आप चाहो तो 30 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे केस में मैं मेरी लीज टर्म क्या मानूंगा? इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में मुझे मिला है रिन्यूअल ऑप्शन।
ये भी हो सकता है 30 इयर्स का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और बोल दें कि भाई 10 साल आपको लमसम इतनी पेनल्टी देना पड़ेगी और वैसा देकर फिर आप अपनी टर्म कैंसिल कर। इन दोनों सिचुएशन में इंडेस कहता है कि आपका एस्टिमेशन काम आएगा। तो अगर लेसी को डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज पर, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर डेट ऑफ इंसेप्शन है, क्योंकि हम इनिशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इंसेप्शन पे उसे लगता है कि नहीं यार मैं इस लीज को रिन्यू कराऊंगा, और ऐसा नहीं क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रिन्यूअल की टर्म्स दी गई है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है और मेरे बिजनेस में इस एसेट का आगे यूज भी है, तो ऐसी सिचुएशन में रिन्यूअल पीरियड को भी लीज टर्म में शामिल कर दिया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक देता हूं बिना ज्यादा दिमाग लगाए। नंबर 1, अगर रिन्यूअल या टर्मिनल ऑप्शन है तो क्या डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज पे आपको ऐसा कोई एडवांटेज दिख रहा है जिससे देख के आपको लगता है कि वो ऑप्शन तो एक्सरसाइज होना तय जैसा ही है, तो आप उस रिन्यूअल पीरियड को ऐड कर दो, या आपको लगता है टर्मिनेशन करोगे ही तो आप मान लो टर्मिनेट करोगे और अकॉर्डिंगली अपनी लीज टर्म डिसाइड करो। 3 एग्जांपल, मैंने एक मशीन 10 साल के लिए लीज पे ली है, लेट्स से एक शिप है, इसकी लाइफ 50 साल है, रिन्यूअल ऑप्शन है 10 साल के बाद 5 साल के लिए, और वो रिन्यूअल ऑप्शन सिर्फ 1 रुपए पे दिया गया है कि 1 रुपए दिया और 5 साल और एक्सटेंड कर। ऑब्वियस सी बात है मैं करूंगा ही करूंगा, तो आप शुरू के दिन ही मान लेना लीज टर्म 15 ईयर, 10 साल का लीज टर्म है और 10 साल में मेरे लीज पेमेंट है 100 करोड़ पर एनम। 10 साल बाद बोला एक्सटेंड करना है तो कर सकते हो, सेम 100 करोड़ पर एनम। आज इतना श्योरिटी नहीं आएगी कि 10 साल बाद में एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि इतने में हो सकता है नई शिप मिल जाए तो मैं वो ले लूं, हो सकता है इसी को आगे एक्सटेंड भी कर दूं, यानी एकदम सब्सटेंस में श्योर नहीं है कि एक्सटेंशन होगा। तो आप लीज टर्म 10 साल ही माने, रिन्यूअल ऑप्शन आज की तारीख में पक्का ही है एक्सरसाइज होगा ऐसा नहीं, यानी सिंपल सी बात है शुरुआती दौर पे ही अगर आपको श्योरिटी लग रही है कि सर्टन ही है कि एक्सरसाइज होगा, तो देन इन दैट केस आप उस एक्सटेंशन पीरियड को कंसीडर कर लीजिए। सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर टर्मिनेशन, ये प्योर एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है और ऑब्वियस सी बात है एस्टिमेट बाद में चेंज हो सकते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से आपने लीज टर्म निकाल ली आपकी, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, लीज पेमेंट। लीज पेमेंट हमें कब देखना है, ओवर द लीज टर्म। इसलिए पहले लीज टर्म मैंने बताया कि अगर आप टर्म मान रहे हो कि यार मैं एक्सटेंशन तो लूंगा ही, शिप 10 साल बाद 1 रुपए में 5 साल और यूज करने की मिलेगी तो क्यों नहीं लूंगा, तो मेरे लिए लीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल टर्म अगर 15 इयर्स है तो मैं लीज पेमेंट भी देखूंगा 15 इयर्स में। क्या अब सवाल उठता है कि भाई लीज पेमेंट्स भी कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो लीज पेमेंट में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट, जिनको प्राइमरली आप बोल सकते हैं, एक होते हैं फिक्स लीज पेमेंट, एक होते हैं वेरिएबल लीज पेमेंट्स, और एक लीज पेमेंट्स आपके डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली आपके रिन्यूअल, टर्मिनल या परचेज ऑप्शन, डिपेंडिंग आप उसे एक्सरसाइज करोगे। सबसे पहली बात इंडेस कहता है कि भाई जो फिक्स लीज पेमेंट है वो तो आपको देना ही देना है, आपका ऑब्लिगेशन है, उस लॉजिक से उसकी लीज लाइबिलिटी बनाई है, हेंस राइट ऑफ यूज एसेट में उतना वैल्यू ऐड हो जाएगा। और जो वेरिएबल है वो हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, इसलिए इनिशियल रिकॉग्निशन पे जब आप लीज पेमेंट्स को आगे प्रोजेक्ट करोगे तो आप वेरिएबल लीज पेमेंट कंसिडर नहीं करोगे, इसे जीरो मानोगे, यानी आप ये मान लेना कि ये पैसा आपको देना ही नहीं है और फिर बाद में देना पड़ गया तो पूरा पीआरएल में डालना, राइट ऑफ यूज एसेट में जस्ट नहीं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्या नहीं है, तो इन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक वेरिएबल लीज पेमेंट होते हैं जो या किसी इंडेक्स या रेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एक होते हैं उसके अलावा। कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कोई जगह लीज पर, तो एक मॉल में मैंने शॉप ली, वहां बढ़िया अपनी सीए की दुकान खोल रहा हूँ, आर्टिकल्स की एकदम लाइन लगा, बढ़िया ग्राउंड फ्लोर पे कांच का सीए का दुकान का ऑफिस लिया अपन ने, 5 साल के लिए मैंने लीज पे। अब मुझे ये कहा गया है कि आपको 5 साल तक कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे कहा गया यू विल हैव टू पे अ लीज रेंट ऑफ लेट्स से 5 लाख रुपीस पर मंथ और लेट्स से 60 लाख पर एनम, प्लस जिस रेट से भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है उस रेट से रेंटल हर साल बढ़ेंगे। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक साल में 7% बढ़ गया तो अगले साल रेंटल 7% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ा तो 2% बढ़ जाएगा। डिफ्लेशनरी इकोनॉमी तो है नहीं हमारी। अब ये तो वेरिएबल हो गया, पर आप खुद ही सोचो, बोलने के लिए भले ये वेरिएबल है पर एक्चुअल में तो फिक्स जैसा ही है। इस कारण से ये कहा गया है कि ये है वेरिएबल पर ये इंडेक्स या रेट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसे
इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी में शामिल किया। फिर सवाल ही उठेगा, सर मुझे तो 5 साल तक रेंट पे करना है, लीज पेमेंट करना है, और मुझे तो पता ही नहीं है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने से चेंज होगा। तो इंडेक्स कहता है कि इनिशियल डेट पर आपको जो लीज पेमेंट इस साल करना है, आप मान लो आगे भी वही करना, यानी कि वो रेट इंडेक्स चेंज नहीं होगा तो कितना पैसा होगा, ये सोच के आप अकाउंटिंग कर लो आज। पर सर ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो अगले साल अगर आपका इंडेक्स रेंट चेंज होगा तो फ्यूचर लीज पेमेंट आप मान लेना, अब जो रिवाइज लीज पेमेंट है वो आगे फ्यूचर में चलेंगे, तो इससे तो अकाउंटिंग चेंज होगी। यही चीज अपन पढ़ने वाले हैं, रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन। सिंपल। तो वेरिएबल लीज पेमेंट इंडेक्स रेट बेस्ड होते हैं ना, तो इसको इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, और ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने बोला इसमें इंक्लूड होगा तो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ यूज एसेट में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो आपको बोला ये राइट ऑफ यूज एसेट बनता किससे, लीज लाइबिलिटी। तो जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं वो बड़े अपने आप में सीक्वेंस में लिख रहा हूं, एक के बाद एक, वैसे ही आपको देखना। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है तो आप इसे इग्नोर करोगे फॉर योर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, और आप इसे पीआरएल में चार्ज कर देना जब भी जैसे भी पे करना। इसमें कमबख्त एक और कंसेप्ट आता है, इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चों आपको मैं मेरी जगह रेंट पे, बदले में आपको मुझे 5 लाख और 10% ऑफ योर रेवेन्यू विच एवर इज हायर रेंट देना होगा। ये तो वेरिएबल हो गया, पर इसमें 5 लाख तो फिक्स ही है, उतना तो बेयर मिनिमम देना है, तो 5 को इन सब्सटेंस फिक्स्ड ही माना जाएगा। उसके ऊपर जो दिया वो वेरिएबल, जब देंगे तब पे। क्लियर है एकदम? मैंने मॉल में सीए की दुकान ली, वहां मॉल में सिंपल फंडा भैया, सीए की दुकान ली तो मैंने रेंट किया, पे किया, बता दिया, मैंने बोला बहुत ज्यादा था। तो मॉल में ना एक टॉप फ्लोर पे एक और ऑप्शन था फूड कोर्ट में, कि कुछ जगह उनके पास खाली थी, और उन्होंने बोला भाई आपको यहाँ पे सीए की भी दुकान खोलनी है तो खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का फूड कोर्ट है, हमको जो किराया दे उसको जगह दे देते हैं, बहुत जगह। और वहां रेंट बड़ा अलग टाइप का है। वहां पे रेंट है कि आपको जो आपका रेवेन्यू होता है ना उसका 10% रेंट देना होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है ये तो, पर उनको समझ में आ गया ये सीए आएगा तो मालूम पड़ा साल भर में इसका रेवेन्यू ही कुछ नहीं हुआ तो देगा भी नहीं, और एसी की हवा अलग खाएगा। तो इसके लिए कह दिया कि भाई हमारा रूल ये है कि साल का मिनिमम 25 लाख तो देना ही है। तो उन्होंने बना दिया लीज पेमेंट 25 लाख और 10% ऑफ योर रेवेन्यू विच एवर इज हायर। तो 25 लाख तो इन सब्सटेंस फिक्स्ड ही हो गया, तो इसे वेरिएबल में मत डालना, 25 फिक्स्ड और उसके ऊपर कुछ दिया तो वो वेरिएबल में। कंफ्यूज मत होना इंडेक्स रेट वाले से और इससे। तो इससे क्या आ गया, तुमको ये समझ में आ गया लीज पेमेंट क्या क्या तरह के होते हैं। तो जो लीज टर्म है उस दौरान जो फिक्स लीज या इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट कर रहे हो, वेरिएबल में अगर कोई इंडेक्स या रेट चेंज के कारण वेरी हो रहा है तो भी उसे शामिल करोगे। इन सबको तुम शामिल कर देना इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइफ, और अकॉर्डिंगली राइट ऑफ यूज एसेट में। बाकी कोई तुम्हारा वेरिएबल पेमेंट है तो उन सबको किस में डाल देना, जब जब पे कर। इसके अलावा रिन्यूअल, टर्मिनेशन या कोई परचेज ऑप्शन है जिसका आपको पैसा देना है, तो ये प्योरली डिपेंड करेगा। अगर आपको इनिशियल रिकॉग्निशन यानी कि इंसेप्शन, डेट ऑफ इंसेप्शन पर अगर आपको लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट सर्टन टू बी पेड, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी लीज टर्म और लीज पेमेंट दोनों उस हिसाब से कंसिडर करें। इतना आसान है, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड वेरिएबल भी हो गया। इनमें सब में चेंज इन एस्टिमेट होंगे, वो सब रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन में डिस्कस कर लेंगे। अब आती है तीसरी बारी, लीज को डिस्काउंट करने के लिए। डिस्काउंट करने के लिए जो यूज किया जाता है ना बेटा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज। प्यार से आया यार, या इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। ये इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट क्या है? देखो एक सीधी सी बात बताओ, वास्तविकता में क्या होता है, मैं बैंक के पास जाके ऐसा बोलता हूं क्या कि हे बैंक मुझे लोन चाहिए, मेरा 10% का बजट है, दे ना हो तो बताओ? ऐसा नहीं हो। आप जाते हो और बैंक से पूछते हो कि मुझे लोन चाहिए, आप हाउसिंग लोन क्या रेट पे, फिर आप निगोशिएट करते हो, बैंक को पुराएगा आपको पुराएगा तो एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेंडर है वो डिसाइड करता है।
क्योंकि एक तरह से लेसी इसे फाइनेंस लीज जैसा ही ट्रीट कर रहा है, यानी एक तरह का ये लोन अरेंजमेंट है। उस लॉजिक से अपन मान सकते हैं कि ब्याज कौन डिसाइड करेगा? लीज पर लेने वाला लेसी नहीं, देने वाला लेसर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर लेसर डिसाइड करेगा कि ब्याज क्या है, तो हमें लेसर से ही पूछना होगा कि बताओ हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लीज एग्रीमेंट में क्या है। तो जो लेसर ने रेट आपसे रिकवर किया है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में अगर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आप इंटरेस्ट रेट अगर दिया हुआ नहीं है और निकालना है तो आप उसे हमेशा लेसर के व्यू पॉइंट से निकालोगे। दिस इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम लेसर, जैसे आज के बाद से अब हम आर बोलेंगे, आर्स व्यू पॉइंट। इतना सिंपल है, लॉजिक भी है उसका। और अगर कभी वो अवेलेबल ना हो, लेसर बोल दे भैया देखो सुनो, तुम आए मॉल में और तुमने 5 साल के लिए यहाँ पे सीए की दुकान खोलने के लिए हमसे जगह ली। अब हमसे ये मत पूछो कि हम कितना ब्याज चार्ज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि 5 साल हमारे लिए तो फाइनेंस लीज ही नहीं है। हम बोलेंगे अरे ठीक है इतने भंडे मत दो यार, नहीं बताना तो मत बताओ कितना ब्याज चार्ज कर रहे हो। लेसर नहीं बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ नॉट अवेलेबल, पेबल लिख दिया मैंने, इच्छा ही नहीं होती पैसे देने की, पर अब क्या करें, खैर। इफ नॉट अवेलेबल तो देन इन दैट केस वी विल यूज IBR। ओए ई का हुआ है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, किसका? लेसी का। यानी लेसी अगर इस तरह के अरेंजमेंट में अगर कोई एसेट लोन पे लेने जाता तो कितने ब्याज पे उसे एसेट मिलता, वो ब्याज उसका इंक्रीमेंटल बोरोइंग। तो वो ले लो, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे अपन असेस कर लेंगे। तो अब इस पे तो है ना फिर एक क्वेश्चन बनता है, तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन ऑफ दिस। ये बोरोइंग रेट की क्या कहानी है, इसे देखते हैं। आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या कहा है? एक एयरक्राफ्ट है जिसकी लेसर के लिए फेयर वैल्यू 50 करोड़ है और उसने खरीदने में 2 करोड़ का खर्चा किया है। वो पैसा आर लेसर ने बियर किया। अभी बड़ी बड़ी डील हो रही है ना, भारत की कंपनियां एयरक्राफ्ट ला रही है, तो लीज पे लिया इन्होंने। इसे लीज पे जिसे दिया है उससे बदले में ये लोग 20 करोड़ फिक्स्ड लीज पेमेंट हर साल ले रहे हैं, साल खत्म होने पे 3 साल तक। इसके अलावा 3 साल बाद कहा गया है कि भैया एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी है 1 करोड़ की। तो लेसी ने कहा है, लेसी ने गारंटी दी है कि भैया मैं 3 साल बाद 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, और आप मुझे बदले में क्या करना, असेट दे, यानी लीज पेमेंट के अलावा। लेसी ऑब्वियस सी बात है गारंटी दे रहा है तो ऑब्लाइज्ड है, वो बच नहीं सकता है उससे। तो उसे अपनी इनिशियल लीज लाइबिलिटी के रिकग्निशन में क्या करना पड़ेगा, ये रेसिडुअल वैल्यू शामिल करना पड़ेगा इसकी, असेट की। और वो ये मानेगा कि भैया वो ये पैसे देगा और असेट उसे मिल जाएगी, ये सोच के वो अकाउंटिंग करेगा क्योंकि उसने गारंटी दी, ऑब्लिगेशन है, बच नहीं सकता। हालांकि ध्यान से पढ़े तो गारंटी लेसी ने दी है, तो लेसर तो बदमाश भी निकल सकता है। हो सकता है लेसी ने गारंटी दी है तो बोल दे भैया मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए, लाओ वापस दो, मुझे नहीं बेचना। तो अपन जब लेसर का डिस्कशन करेंगे, अभी तो लेसी पढ़ रहे हैं, तो अपन देखेंगे वहां पे एक अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि लेसी और लेसर की सोच अलग अलग हो सकती है। लेसी ने बोला है गॉड्स प्रॉमिस, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए आज से 3 साल बाद दूंगा, तुम मुझे एसेट दे देना। लेसर ने बोला हाँ हाँ देखेंगे उस समय का उस समय देखेंगे, तुम गारंटी तो दे दो, मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर 2.5 करोड़ कमा लूंगा, तो मैं क्यों लेसी को दूंगा, मार्केट में ज्यादा पे बेचूंगा। हो सकता है इंडेक्स इसको रिकॉग्नाइज कर। अब सबसे पहले आप ये बताओ, मैंने बोला है क्या ब्याज निकालना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर ब्याज कैसे निकालेगा, इतना सिंपल और रद्दी आसान सा तरीका है। भैया ब्याज क्या होता है मैं बताऊं, जिसे इंडेक्स में बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके जो पैसा तुम्हें मिलने वाला है माइनस जो पैसा तुम्हारा आज खर्च हुआ है, डिफरेंस क्या है, ब्याज। तो पैसा तुम्हें कितना मिलने वाला है दोस्तों, 20 इंटू 3 60। पर तुम्हें तो उम्मीद है कि 60 के अलावा तुम्हें ये 1 और यूजीआरवी एक्सपेक्टेड बाय लेसर एडिशनल बोला है, यानी कि मार्केट में वो 2.5 में बेचने की उम्मीद रखता है। इसका मतलब हमारे लेसरवा को उम्मीद है कि उसे 20 इंटू 3 प्लस 2.5 आफ्टर 3 ईयर्स मिले, टोटल इतना पैसा मिले लेसर को, ऐसी उसकी उम्मीद। 24 3 प्लस 1 आफ्टर 3 प्लस 1.5 आफ्टर। इसे जीआरवी और यूजीआरवी का कंसेप्ट कहते हैं, लेसर में डिस्कस करेंगे। इसके बदले में लेसर की जेब से आज क्या लगा है, तो 50 प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी लगी तो है ही है,
52, तो सीधी सी बात है कि भैया ये 52 के बदले में मैं इतना पैसा रिकवर कर रहा हूं, तो मेरा क्या इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन दिस अग्रीमेंट में कमा रहा हूं। इंटरपोलेशन तो नहीं समझेंगे अभी अपन पर सॉल्व करके, ये 9.6% आता है। ये किसको सोच के रखा था अपन ने, बनाया लेसर, क्योंकि लेसी को सोच के बनाते ना तो बहुत चेंज हो जाता। नंबर 1 लेसी के सबसे पहले अगर देखा जाए तो पैसे सिर्फ 20 इंटू 3+1 लग रहा है, क्योंकि उसने गारंटी 1 की थी। दूसरा, लेसी को इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लग रही है, 2 करोड़ की एसेट उसने नहीं खरीदा है, लेसर ने खरीदा, उसकी कॉस्ट है। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट निकालते तो अलग कैलकुलेशन होते, पर लेसी के हिसाब से नहीं निकालते, लेसर के हिसाब से निकालते हैं। इसलिए 9.6% इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो पहले ये निकालना। अगर क्वेश्चन ये भी बोल देना कि लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग बताओ, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बावजूद भी आप पैसे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकालोगे, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, और फिर लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करोगे। तो आपने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 9.6% निकाल दिया। अब लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, तो देखो सबसे पहली बात बताओ, लेसी के लिए बेटा लीज टर्म कितनी है सर, 3। शाबाश, सबसे पहले लीज टर्म बताओ बेटा। लीज पेमेंट कितना है सर, 20 इंटू 3 है, +1 भी है क्योंकि उसने गारंटी की, ऑब्लिगेशन है, बच गई। बहुत बढ़िया बेटा। इसको किससे डिस्काउंट करोगे, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 9.6% से फॉर द लीज टर्म। इससे प्रेजेंट वैल्यू आपको 29.6% 3 ईयर +1 जो गारंटी दी है प्रेजेंट वैल्यू 3rd ईयर 50.85। लेसी की बुक्स में यह सेट लीज लाइबिलिटी 50.85 पे रिकॉर्ड होगी, लीज लाइबिलिटी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। बस सिंपल है, इसके ऊपर ब्याज जुड़ेगा, लीज पेमेंट माइनस होगा, आखिरी में बैलेंस 1 रुपी बचेगा अगर लीज पेमेंट 20। फिर मैं एक लेके जाऊंगा और बोलूंगा एक ले एसेट दे दो, हो सकता है लेसर एक लेके दे दे, हो सकता है उसको मार्केट में ज्यादा मिले तो हमसे वापस ले ले। अगर हमसे वापस ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे नहीं अभी बताता हूं। दूसरी तरफ लेसी राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग करेगा अपनी बुक्स में, कैसे करेगा, तो वो लीज लाइबिलिटी भी इतने की है और इतने का ही राइट ऑफ यूज एसेट बुक होएगा। बस ये ध्यान रखना, वो उसे डिप्रिशिएट 3 साल में करेगा और 3 साल बाद उसकी रेसिडुअल वैल्यू 1 करोड़ मांगेगा जो उसने गारंटी दी है, क्योंकि तब को उसको लगता है कि भैया 1 करोड़ तो एसेट की कीमत होगी, इसीलिए गारंटी दी होगी। तो इस कारण से 1 करोड़ पे एसेट बचेगा 3 साल बाद, 1 करोड़ पे लीज लाइबिलिटी बचेगी 3 साल बाद। अगर 1 करोड़ रुपए दे के एसेट मेरी हो गई तो लीज लाइबिलिटी टू बैंक 0 हो जाएगा, नहीं हुई तो लीज लाइबिलिटी टू एसेट, एसेट भी 0। और कितना सिंपल है। इस तरह से आप क्या कर गए, एक और धासु खतरनाक शानदार कंसेप्ट समझ गए, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। तो अब अपने ये 3 चीजें डिस्कस हो गई। अब थोड़ा इतने समय से लीज लाइबिलिटी पे अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा समय अपन किस पर दे देते हैं ना, लेट अस आल्सो गिव टू एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। सर ये राइट ऑफ यूज एसेट का क्या एडजस्टमेंट है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये सिर्फ मेरा तरीका है, कृपा करके एग्जाम में एडजस्टमेंट मत लिखना, फिर मेरे पास फोन आते बोले क्या क्या सिखा देते हो सारा, ज्यादा हो गया। सिंपल बात है, राइट ऑफ यूज एसेट, जो इनिशियल लीज लाइबिलिटी आपकी आ रही है, जो पैसा आप देने का वचन दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी कॉस्ट हुई, इतने का एसेट बुक हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है, सपोज कभी तुमने कोई डाउन पेमेंट कर, हो सकता है लेसर तुम्हें ये बोल दे कि भैया अगर ये एसेट लीज पे देना है तो सबसे पहले आज मुझे 2 करोड़ रुपए दो, उसके बाद हर साल खत्म होने पे 20-20 और देना। तो वो 2 करोड़ लीज लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि पे हो गए, पर आपकी कॉस्ट है, तो ऑफ यूज में ऐड। इसके लिए क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है राइट ऑफ यूज एसेट में, एडजस्ट हो सकती है, ऐसे याद रखो। लीज लाइबिलिटी में वी विल हैव टू डू एडजस्टमेंट फॉर एनी डाउन पेमेंट और लीज इंसेंटिव्स। लीज इंसेंटिव क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लेसर आगे से पैसे दे रहा है, बोले यार मुझसे पैसे ले ले पर मेरी एसेट लीज पे ले ले प्लीज। ऐसा कोई क्यों करेगा, पॉसिबल है, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस एस्पेक्ट। तो लीज इंसेंटिव डेफिनेटली क्या करेंगे, मेरी राइट ऑफ यूज एसेट को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे एक तरह से मेरी कॉस्ट रिकवर हो रही। सिमिलरली हो सकता है कि आपकी कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी हो, तो ये इंडेस कहता है कि लेसी ने लीज अग्रीमेंट करने पे कोई खर्चा किया है तो वो खर्चे को राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट में जोड़ दो। लाइबिलिटी में तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि पे हो गया है। खर्चा पीओरएल में डाल के मतलब नहीं है, क्योंकि आज कोई अपन असेट खरीदने जाते हैं और उस पर भी पैसा खर्चते हैं तो असेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं। सिमिलरली लीज अग्रीमेंट पे कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लगी है तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो नहीं लगती अगर आप ये लीज नहीं करते, तो वो कॉस्ट भी आप राइट ऑफ यूज एसेट में जोड़ दो। और इसके अलावा इंडेस 16 में जो एसेट आपने लीज पे लिया है, कहीं आपकी उस पर कोई डीकमीशनिंग साइट रिस्टोरेशन की कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, अगर वो है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू एज पर इंडेस 16 आपको प्रोवाइड फॉर। हाँ बहुत बढ़िया है दोस्तों, आपके पास यहाँ पे नोट बनाया है।
सर ये किताब थोड़ी नई नई सी लग रही है, क्या है ये? एज सच देखा जाए तो कुछ और बन रहा है आप लोग। ये है इंडेस की ब्रह्मास्त्र, क्या बात कर, एकदम फिनिशिंग टचेस पे। आपको इससे परेशान नहीं होना अरे बाप रे एक और किताब पढ़नी है, नहीं, ये रिवीजन आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ रहे हो क्या किस लॉजिक पे चल रहा है। तो इसमें सब दिया हुआ है। आप लीज लाइबिलिटी से शुरू करोगे, सारे डाउन पेमेंट ऐड कर देना, इंसेंटिव माइनस कर देना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देना, और कोई प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटी का प्रोविजन इंडेस 16 में बनता है तो वो ऐड कर देना। ये आपकी राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू आएगी, इसको आपको डेप्रिशिएट करना, लीज खत्म। इसी के साथ आपकी किसकी अकाउंटिंग हो जाती है? सही बताऊं तो ये आपकी किसकी अकाउंटिंग हुई? बेसिक लीज अकाउंटिंग हुई। अब लेसी की बुक्स में अपने को क्या नेक्स्ट अकाउंट फॉर करना है? सो आई वुड से कि अब ई की बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई कॉन्सेप्ट लगता है तो वो एक रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन है और एक सेल और लीज बैक। इसको तो मैंने आपके लिए कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की, आप मुझे बताना हुआ है एक पेज में सारा काम हो जाएगा। तो बात हो रही है लेसी जिसने एसेट ली, बात हो रही है इस भाई ने ये सोचा होगा शुरुआती दौर में जब इसने अग्रीमेंट किया था कि मुझे हर साल 60 लाख रुपीस देने हैं, प्लस लेट्स से एक इन्फ्लेशन रेट से हर साल मेरा रेंट बढ़ेगा अगले साल से, अभी नहीं पता कितना बढ़ेगा। या इसने कोई जगह लीज पे ली 5 साल के लिए और उसके पास ऑप्शन था कि वो सेम लीज रेंट पर उसे अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर सकता है कभी भी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। शुरू में उसने बोला सेम लीज रेंट पे क्यों रिन्यू करूंगा, देखूंगा तब की तब, करना है तो करूंगा, ऑप्शन तो है ही। तो उसने लीज टर्म 5 साल मानी, हो सकता है 5 साल बाद वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जगह 3 साल बाद ही सोच ले कि यार रिन्यूअल ऑप्शन तो एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा क्यों? तो इंडेस कहता है कि भाई देखिए, सपोज 3 साल बाद आपने उस जगह पे कोई ऐसी बड़ी इंटीरियर का खर्चा कर दिया जो आपने ली थी 5 साल के लिए, 3 साल बाद इतना इंटीरियर का खर्चा कर दिया कि जगह से ज्यादा तो इंटीरियर की कीमत है। इंटीरियर की लाइफ जो है ना वो आसानी से 7-8 साल है। अब अगर आप इस जगह को 2 साल ही यूज करोगे और धंधा चल रहा है तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लॉजिक नहीं बचेगा। एक्चुअल में इतना बड़ा खर्चा करने से पहले आपने ये सोचा ही होगा कि इस जगह को मैं 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा और ये खर्चा उसका प्रूफ है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स इंडेस में दिए गए हैं, जैसे कि कोई लीज होल्ड इंप्रूवमेंट कर दिया या आपने कोई पास की जगह ले ली और साथ में उन दोनों को यूज करोगे तो ही फायदा मिलेगा। इस तरह की कोई चीजें आपने की है जिससे कि अब जो पहले कच्चा पक्का था वो सर्टन सा हो गया है कि अब तो मैं एक्सटेंशन लूंगा ही। तो इंडेस कहता है कि फिर ये जो आपने ओरिजिनल लीज टर्म 5 साल से हो रही थी वो पूरी होने के बाद अकाउंटिंग शुरू करो, ऐसा नहीं है। 3 साल बाद ही अब ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है कि आप इसे एक्सटेंड करने वाले हो और लीज टर्म 10 साल करोगे तो आप 3rd ईयर बाद से ही 10 साल की लीज टर्म मान के अकाउंटिंग चेंज करो। जैसे ही आप ये मानोगे कि आपकी लीज टर्म 5 की बजाय 10 हो गई है तो आपकी तो पूरी लीज लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने जो माना है उसके अनुसार अभी आपकी लीज लाइबिलिटी सिर्फ कितनी आ रही होगी, जो 4th और 5th ईयर के लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बची। और अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 5 साल एक्सटेंड करूंगा तो 7 साल के लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लीज लाइबिलिटी बन जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों रीमेजरमेंट। क्या है ये रीमेजरमेंट? किसका? लीज लाइबिलिटी। इतना ज्यादा सिंपल है बेटा, इतना ज्यादा सिंपल कि कल जब तुम क्वेश्चन करोगे ना इसके तो तुमको लगेगा ये तेरे इतना परेशान होते थे, कुछ नहीं था। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही तुमको क्वेश्चन में पढ़ के ऐसा दिया गया है कि भैया इस पीरियड में मेरा लीज टर्म चेंज हो रहा है तो लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट कर लो। अभी जो लीज लाइबिलिटी और जो रिकैलकुलेटेड लीज लाइबिलिटी है उसका डिफरेंस सीधे सीधे लीज लाइबिलिटी में क्रेडिट और राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट आता। और राइट ऑफ यूज एसेट को फिर प्रोस्पेक्टिवली आप रिवाइज्ड अमाउंट से रिवाइज लाइफ में डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना। कोई रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जरूरत पीओरएल में कुछ चाहे कहीं नहीं, खत्म। सिंपल है। बस इसमें एक कैच है, वो ये है कि जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करने जाओगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन में अभी ले नहीं रहा हूं, ये मैं लूंगा कब? क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में। सिर्फ इतनी सी बात सुन, 5 साल के लिए मैंने कोई जगह ली थी,
और मेरे लीज रेंटल्स थे 1 लाख पर annum। मेरे पास रिन्यूअल ऑप्शन था फॉर अनदर 5 years एट 1.5 लाख पर, जो कि सर्टन नहीं था शुरुआती दौर में, बट 4th ईयर बिगनिंग में कंपनी इज श्योर टू एक्सरसाइज। तो ईयर 1, 2 और 3 में जो भी आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे थे चलने दो। ईयर 4 बिगनिंग में आप क्या करना, कुछ नहीं करना है तुमको, अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर और राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट। कितने से? जितना भी तुम्हारा इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी कैसे चेंज होएगी? तो इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी कैसे आएगा? तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फॉर अब कितने साल लेना पड़ेगी? 4th, 5th और 5 साल और एक्सटेंड कर रहे हो तुम, 7 years, जो क्या है 1 लाख पर annum फॉर 2 years और 1.5 लाख पर annum फॉर नेक्स्ट 5 years की प्रेजेंट वैल्यू, माइनस अभी तुम्हारी बुक्स में लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आ रहा होगा 1 लाख इंटू 2 years की प्रेजेंट। सही है, क्या सिंपल है। बस सवाल ही उठता है कि ये जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इस प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या, सही पूछ रहा हूँ, और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? वही बातें हो सकती है, या तो ये जो करंट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या रेट चल रहा है वो होगा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट फॉर लेसी, या फिर जो हमने लीज में ओरिजिनल इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट माना था या इंटरेस्ट रेट माना था वो होगा। तो याद रखना कि ये वाला सिर्फ कब होता है? व्हेन द रीमेजरमेंट इज ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स रेट्स। इंडेक्स और रेट्स के कारण आपके लीज पेमेंट चेंज होगी। और इसके अलावा जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं तो आएगा भी नहीं, आपके वेरिएबल लिक्स पेमेंट फिक्स्ड में कन्वर्ट हो गए या फिर रेसिडियल वैल्यू से रिलेटेड आपके एस्टिमेट चेंज हो गए, यू हैव नो क्वेश्चंस ऑन दैट, तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी सारे केसेस में जैसे कि हमने पहले सोचा था 5 साल जगह यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में, 3 साल बाद वहां बहुत सारा इंटीरियर करा दिया, तो अब लग रहा है कि 5 साल रख के मतलब नहीं होगा, पूरे 10 साल रख लेंगे। तो ऐसे केस में आपको, क्योंकि इंडेक्स रेट चेंजेस के कारण नहीं हुआ है, यानी नॉर्मल लॉजिक ये रहता है कि जो डे 1 पे आपने चीजें एस्टिमेट करी थी और आपके हाथ में नहीं थी, वो सारी चीजों के जो चेंजेस होते हैं तो उसमें फिर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, ओरिजिनली चलने देते। पर जो आपके इंटेंशंस या बिजनेस के कारण चेंज हो रही है उनमें चेंज होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी नया ले लेते। तो मेरा ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें अब आप क्या करोगे, जो करंट रेट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बोरिंग लेसी का होगा उसे यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 7 साल की, माइनस ये जो बुक्स में आ रहा है कैरिंग अमाउंट, और जो डिफरेंस होगा लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट, इतना सिंपल। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है कि जब भी बेटा रिन्यूअल होता है तो इनके ये सारे कई तरह के कारण हो सकते हैं, आराम से पढ़ना। इनमें से कारण है जैसे रिन्यूअल ऑप्शन अब एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज है, या पहले मेरे पास परचेज ऑप्शन था, मुझे नहीं लगा था मैं परचेज करूंगा, अब लग रहा है कर लूंगा, यानी ये मेरे इंटेंशन के ऊपर बेस्ड है। इन केसेस में आप करंट डिस्काउंट रेट यूज करो, पर इंडेक्स रेट वगैरह चेंजेस होते हैं तो इन पर्टिकुलर केसेस में आप डिस्काउंट रेट जो ओरिजिनल अग्रीमेंट में चल रहा था वही यूज। और दोनों ही केस में आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर लीज रेंटल लीज टर्म के लिए लीज लाइबिलिटी रिवाइज कैलकुलेट करनी है, और डिफरेंस ऑफ रिवाइज लीज लाइबिलिटी और कैरिंग अमाउंट को राइट ऑफ यूज एसेट पे एडजस्ट करके प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिशिएट कर। चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका हे 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 हे। अच्छा, ये हो गया रीमेजरमेंट। अब आते हैं मॉडिफिकेशन। शब्द से ही समझ में आएगा, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है टर्म्स में चेंज हो, इंटेंशन में।
तो टर्म्स ही चेंज हो गई, यानी मैंने अग्रीमेंट आपके साथ किया था 5 साल के लिए, कोई रिन्यूअल ऑप्शन नहीं था, 3 साल बाद में आया, मैंने बोला जगह बहुत बढ़िया लग रही है, आप 5 साल के पीरियड को अभी से ही बढ़ा के 10 कर दो। तो ये रीमेजरमेंट नहीं है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म। इंडेक्स कहता है कि अगर मॉडिफिकेशन में स्कोप या तो बढ़ेगा या सेम रहेगा या कम हो जाएगा। स्कोप बढ़ रहा है और उसकी प्राइस इंडिपेंडेंट है, तो आप उसे एक अलग कॉन्ट्रैक्ट मान के उसको अलग से अकाउंट फॉर कर दो, यहां पे दिमाग मत लगाना, इसको मत छेड़ो। सेकंड, अगर आपका स्कोप कम हो रहा है तो स्पेशल अकाउंटिंग लगेगी। इनके अलावा बाकी सारे केसेस में जैसी रीमेजरमेंट में आपने अकाउंटिंग डिस्कस की है वैसी है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ लीज, simply account it as remeasurement. Only thing is you'll use current discount rates, original rate use. इसलिए मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल रेट तब यूज करना जब आपका वेरिएबल या इंडेक्स रेट के ऊपर बेस्ड आपके पेमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तब क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। अदरवाइज इस सारे केसेस में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको बाकी सारे केस में करंट इंटरेस्ट रेट लेना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन। 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। पहला, अगर टर्म्स मॉडिफाई हुई है और उसे एक सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट जैसा माना जा सकता है। क्या मतलब सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट? जब उसकी प्राइस इंडिपेंडेंट है और उसका स्कोप बड़ा है, दोनों कंडीशन होती है तो सेपरेट मान, तो सेपरेट अकाउंट फॉर करो। और अगर स्कोप रिडक्शन है तो ये एकमात्र पेचीदा मैटर है दोस्तों, जब आपको थोड़ी सी स्पेशल अकाउंटिंग पड़ती है। तो मॉडिफिकेशन में देखो यहाँ पे दिया गया है, इंक्रीज इन स्कोप, रिडक्शन इन स्कोप, ये स्पेशल है, ये डिस्कस कर लो। इसमें क्या सुनना ध्यान से। इंडेक्स कहता है कि सपोज तुमने 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस लीज पे 5 साल के लिए ली। आफ्टर 3 इयर्स तुमने बोला सामने वाले को कि यार मेरी ये जगह है ना 60% रहने दो और 40% में अब आपसे नहीं रखना। सामने वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, मेरे पास दूसरे लोग हैं, मैं उनको दे दूंगा एक दीवार खड़ी कर। ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली टर्म्स चेंज हुई हैं, हाँ, स्कोप रिड्यूस हुआ है, हाँ, मॉडिफिकेशन है और रिडक्शन। स्पेशल अकाउंटिंग लगेगी। क्या लगेगी? ऐसे केस में आपको राइट ऑफ यूज एसेट को प्रोपोर्शनेटली कम करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 स्क्वायर फीट की जगह अब आपके पास 6,000 स्क्वायर फीट जगह बची है, तो आप बुक्स में उसी को राइट ऑफ यूज एसेट नहीं मान सकते। तो कितना कम करना चाहिए? तो ये बोलते हैं प्रो रेटा कर दो। इसका मतलब है 10,000 में से 6,000 बची है तो 60% ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट आप अपने पास जितना है उसका रख लो, यानी 40% राइट ऑफ यूज एसेट को कम कर दो क्रेडिट। इसके बदले में डेफिनेटली आपकी लीज लाइबिलिटी भी रीस्टेट हुई होगी, चेंज हुई होगी। तब आप क्या करिए, लीज लाइबिलिटी को भी रिकैलकुलेट कर लीजिए। तो टर्म्स चेंज हुई है तो डेफिनेटली सामने वाले ने अब जगह कम की है तो लीज रेंटल्स भी कम किए होंगे प्रोपोर्शनेटली, या हो सकता है सेम प्रोपोर्शन में नहीं किया। होता है ना भाई, जगह का किराया 5 लाख रुपए था, मैं जगह 60% करूंगा तो हो सकता है किराया 3 लाख नहीं हो, 3.5 लाख हो जाए, म्यूचुअल अग्रीमेंट पर। तो अब आप लीज लाइबिलिटी भी रिवाइज कर लो। अब आप एक चीज समझो, लॉजिकली अगर आपकी जगह 40% कम हुई है तो लीज पेमेंट भी 40% कम होना चाहिए था, पर हो सकता है ऐसा ना हो। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, आपकी लीज लाइबिलिटी में जो चेंज आया उससे लीज लाइबिलिटी डेबिट, कम होगी लाइबिलिटी क्योंकि स्कोप रिडक्शन है, तो लीज पेमेंट कम ही होंगे। और एसेट प्रोपोर्शनेटली जितना कम हुआ वो क्रेडिट। दोनों अमाउंट सेम नहीं होंगे, इन दोनों का डिफरेंस पीआरएल में जाएगा। ये एकमात्र जगह है जहां पे मॉडिफिकेशन या रीमेजरमेंट में कोई चीज पीआरएल नहीं जाती। एग्जाम्पल दिया है, स्पेस 5,000 स्क्वायर फीट से 3,000 कर दी, तो कैरिंग अमाउंट जो भी राइट ऑफ यूज एसेट का आ रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, 2/5 से कम कर दीजिए, क्योंकि 2,000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ दी। और लीज लाइबिलिटी आपकी जो आ रही है उसको 2/5 करना है क्या? तो आप इसकी बजाय ये बोल सकते हो कि आपके जो भी, इनफैक्ट यू कह लीजिए कि आपकी लीज लाइबिलिटी भी प्रोपोर्शनेट हो जाना चाहिए थी 2/5। इतना आप एडजस्टमेंट कर दीजिए, और ये एडजस्टमेंट करके इन दोनों को आप कहां पर डाल दोगे? एडजस्ट करके यू विल पुट इट टू। तो लॉजिक क्या है कि भैया 40% जगह कम हुई, लाइबिलिटी भी 40% कम होना थी, दोनों कम कर दो, डिफरेंस पीआरएल में। अब इसके बियॉन्ड हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटी कम ज्यादा से चेंज हुई हो, तो उसका जो डिफरेंस है वो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कहां जाएगा? दैट इज समथिंग विच विल बी एडजस्टेड टू राइट ऑफ यूज एसेट। तो इसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट कैसे आएगा?
तो देन हो सकता है कि आपकी लीज लाइबिलिटी इंटू 2/5 से एक्चुअल लीज लाइबिलिटी नहीं है, तो देन यू विल हैव टू रिकम्प्यूट योर लीज लाइबिलिटी। तो अब आप यहाँ पे पढ़िए, जब रिडक्शन इन स्कोप हो रहा है तो रिड्यूस द लीज लाइबिलिटी एंड राइट ऑफ यूज एसेट प्रोपोर्शनेटली, एग्जाम्पल बिलो, दोनों के डिफरेंस को पीआरएल में डालो, फिर कैलकुलेट द रिवाइज लीज लाइबिलिटी यूजिंग द रिवाइज टर्म्स विथ करंट इंटरेस्ट। तो जो नया आपका लीज पेमेंट डिसाइड हुआ है उसको डिस्काउंट करो करंट इंटरेस्ट रेट से, और फिर इसमें जो डिफरेंस आएगा वो राइट ऑफ यूज एसेट से, यानी ये अकाउंटिंग फिर रीमेजरमेंट जैसी हो जाएगी विद करंट इंटरेस्ट रेट। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके ऊपर जब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठेगा। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि मैंने कोई जगह लीज पे ली थी 5 साल के लिए, पर मैंने अब उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल टर्म को रिड्यूस कर दिया 3 साल का, यानी अब उसमें रिमेनिंग पीरियड 5 था और मैं गया और मैंने बोला कम कर दे, उसने 3 कर दिया, मान गया, म्यूचुअली एग्री कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। राइट ऑफ यूज एसेट अगर एसएलएम है तो वो तो 2/5 से कम होगा, पर ध्यान रखना लीज लाइबिलिटी कितने से कम होगी, तो अब आपको अगले 5 साल के बजाय अगले 3 साल पेमेंट करना है, तो जो 4th और 5th ईयर का पेमेंट है वो नहीं देना है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी लीज लाइबिलिटी में आ रही है उतने से लीज लाइबिलिटी का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्योर है। और अब आपका जो रिवाइज लीज पेमेंट है करंट इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करके लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो, और ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है लाइबिलिटी का, इसका डिफरेंस राइट ऑफ में एडजस्ट। ये आपका पूरा डिस्कशन हो जाता है दोस्तों किसका, मॉडिफिकेशन, इंक्रीज स्कोप और इन सारी चीज़ों का। ध्यान रखना मॉडिफिकेशन में अगर इंक्रीज इन स्कोप में इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है या कोई चेंज इन स्कोप ही नहीं है, इन दोनों केसेस में फिर उन सारे केसेस में अकाउंटिंग कैसी होती है, रीमेजरमेंट जैसी, यूजिंग द करंट इंटरेस्ट। तो इसको तुम कितनी भी तरह से पढ़ो, इसका नेट सारांश सिंपल है, 1 लाइन में सुन लो। हर केस में लीज लाइबिलिटी एज पर रीमेजर्ड और मॉडिफाइड टर्म्स रीमेजर करो, जो भी डिफरेंस है राइट ऑफ यूज एसेट में डाल दो। ये करने के लिए हमेशा करंट इंटरेस्ट रेट यूज करो, एक्सेप्ट अगर केस रीमेजरमेंट का है और उसमें इंडेक्स रेट चेंज हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज चेंज हो रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसके कारण रीमेजर करना पड़ रहा है, तो आप ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट यूज करना, नहीं तो करंट। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, मॉडिफिकेशन में स्कोप बढ़ा है और इंडिपेंडेंट प्राइस पे तो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मानो, छोड़ो, अलग से अकाउंट करना जब शुरू होगा तो। और रिडक्शन है तो प्रोपोर्शनेट लीज लाइबिलिटी और एसेट रिड्यूस होगा, डिफरेंस पीआरएल में जाएगा, फिर लीज लाइबिलिटी रिवाइज टर्म करंट रेट से कैलकुलेट होगी और जितने से लीज लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है वो पूरा राइट ऑफ यूज एसेट में जैसे अपन रीमेजरमेंट में करते हैं वैसा। दिस इज योर होल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट राइट ऑफ यूज एसेट एंड मॉडिफिकेशन। इसके साथ ही दोस्तों आपका बेसिक डिस्कशन हो जाता है, रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट और नॉन लीज कंपोनेंट आर नॉट वेरी क्रिटिकल मैटर्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी क्विकली आई जस्ट टेल यू, कोई भी लीज अगर इनिशियली 12 महीने से कम के पीरियड के लिए तो वो शॉर्ट टर्म। इसमें फॉर क्लास यू कैन टेक अ डिसीजन दैट मैं इसके ऊपर लीज अकाउंटिंग नहीं लगाना चाहूंगा, फिर आप मुक्त हो जाइए, ये लीज अकाउंटिंग की बजाय सिंपल एसएलएम बेसिस पे खर्चा बुक। लो वैल्यू एसेट में जो एसेट आपने लिया है वो एसेट की मटेरियलिटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि स्पेसिफिकली लेसी के लिए, अगर ज्यादा नहीं होती है तो एसेट वाइज डिसीजन लेकर आप उस पर लीज अकाउंटिंग ना लगाएं, भले ही उसे 5 साल के लिए लिया है। थिंग्स लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज, प्रिंटर, फिर आप उसमें एसएलएम बेसिस पे जो अपन नॉर्मल किराए की अकाउंटिंग करते थे कि भैया जैसे जैसे किराया दे रहे हैं खर्चा बुक कर, ऐसी अकाउंटिंग कर। और अगर आपके लीज कंपोनेंट के साथ साथ कोई नॉन लीज कंपोनेंट भी अग्रीमेंट में शामिल है, जैसे कि मैंने कोई जगह किराए पर ली है और उसके साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी उसके किराए में शामिल है, तो सामने वाले ने मुझे जगह भी दी है और साथ साथ में वो जगह को वो मेंटेन भी करे, तो आपने अग्रीमेंट जो कराया है उसमें बोला है भाई जगह भी आप दोगे और इसकी हाउस कीपिंग, साफ सफाई, रख रखाव, लॉन्ड्री हमारे यहाँ की, सब कुछ आप मैनेज करो। होता है ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे जगह मिली है और साथ साथ में सर्विसेज मिल रही है, तो ये लीज कंपोनेंट है जगह, और सर्विसेज नॉन लीज कंपोनेंट है। अपन ने लीज की डेफिनेशन नहीं देखी, पर लीज में होता है आइडेंटिफाइबल एसेट डिवीजन में, तो ये तो सेवाएं है। तो इंडेस कहता है कि अगर आप चाहो तो आप आपके लीज रेंटल्स को प्रोपोर्शनेटली अलोकेट कर देना। किस कंपोनेंट में अलग कर देना?
किस कंपोनेंट में? तो जो दोनों की फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस है कि आप ये सर्विसेज की अगर अलग से खरीदते तो कितने की पड़ती है, आपको क्या पेमेंट करना पड़ता है, और जगह सिर्फ लेते बिना सर्विस के तो क्या होता है, फेयर वैल्यू के रेशियो में लीज रेंटल एलोकेट कर दो। सर्विसेज के लीज रेंटल को आप खर्चा बुक करना नॉर्मली, और बचे हुए की लीज अकाउंटिंग कर देना। पर एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आपको दिया गया है, यानी कि आप चाहो तो इसे सेग्रीगेट करने की बजाय इस पूरे को लीज अग्रीमेंट मान के आप पूरे के पूरे को उस जगह बिल्डिंग राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से डेबिट करके लीज लाइबिलिटी बुक कर दो। वो खर्चा बुक करने की अकाउंटिंग नहीं भी करोगे। पर ये ऑप्शन तब है जब एक लीज कंपोनेंट है और एक या एक से ज्यादा नॉन लीज कंपोनेंट है। पर अगर आपको दो लीज कंपोनेंट मिले, यानी कि आपने कोई जगह ली है ऑफिस विथ फर्नीचर ऑन लीज, तो यहाँ पे दो लीज कंपोनेंट है, एक ऑफिस है और एक फर्नीचर है, डेफिनेटली दोनों की लाइफ अलग अलग हो सकती है। ऐसे केस में कंपलसरी है कि आपको लीज रेंटल को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा कि अनफर्निश्ड ऑफिस का जो लीज रेंट है बचा हुआ में भी फर्नीचर का है, और अकॉर्डिंगली दोनों को मैं डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। उतने से मैं मेरी लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट सेपरेटली बुक कर। तो सिंपल सा लॉजिक है, लीज कंपोनेंट है और नॉन लीज कंपोनेंट है, आपकी इच्छा है तो मिक्स करके पूरे को लीज मान लो या अलग अलग कर। लीज और लीज कंपोनेंट 1 और 2 है तो दोनों को अलग अलग करना ही है, अनिवार्य है। एक लीज और कई सारे नॉन लीज हैं, आपके पास ऑप्शन है बाकी सबको अलग कर दो, लीज अलग कर दो या एक ही मान। पर दो लीज कंपोनेंट है और एक नॉन लीज कंपोनेंट है तो लीज अलग करना ही पड़ेंगे, तो नॉन लीज भी डिफरेंशिएट होगा या किसी लीज कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। ये सेग्रीगेशन का एक कॉन्सेप्ट। इसमें कॉम्बिनेशन भी होता है कि एट और अबाउट द सेम टाइम रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर आपने लीज एग्रीमेंट किया है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप उसे कंबाइन करके एक ही लीज मान सकते हो, प्रोवाइडेड उनका नेगोशिएशन या उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंस है या एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह एग्जीक्यूट किया। सिमिलरली अगर आप एक जैसे लीज एग्रीमेंट अलग अलग डेट पे भी एक ही पार्टी या अलग पार्टी के साथ करते हो पर सबकी अकाउंटिंग अलग अलग डेट, जैसे आप एयरक्राफ्ट लीज पे हर 10-15 दिन में लेते रहते, तो आप उन सबको कंबाइन करके एक पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ अकाउंट फॉर कर सकते हो, प्रोवाइडेड अलग अलग करते हो और साथ में कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटिंग में मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि इस रिवीजन वीडियो का उद्देश्य ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना उन चीजों पे नहीं है जो एग्जाम में आती नहीं है यूजुअली, इसलिए मैंने ऐसे आपको बोल दिया। लेकिन आप रिवाइज करना चाहें तो ड्रोन चार्ट या फिर लीज ऑन लीज कंपोनेंट के यहाँ पे डिस्कशन में कहीं पर भी आप इसको ऐसे चाहो तो एक बार वहां से देख के रिवाइज कर सकते हो। ये देखो concept of lease plus lease plus non-lease, and lease component plus lease component plus non. Then concept of segregating the component, कब अपन अलग अलग कर सकते हैं और कब कंबाइन किया जा सकता है, वही एट और अबाउट द सेम टाइम रिलेटेड पार्टी और तीन में से कोई, प्लस पोर्टफोलियो। बोले दिस इज द समरी ऑफ सेग्रीगेटिंग और कंबाइनिंग द लीज। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों इतना समय दे के आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाता है विच इज लेसी। अब आते हैं अपन इन द बुक्स ऑफ लेसर। सबसे पहली बात, लेसर दोस्तों क्लासिफाई करता है लीज को दो पार्ट में, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग। ज्यादा बातें हम इस बारे में नहीं करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। असेट की पूरी लाइफ लीज टर्म के बराबर है। असेट लीज टर्म खत्म होने पे लेसी के नाम जाएगा। असेट स्पेशलाइज्ड है कि लेसी के ही काम का है, लेसर के काम का ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट विच द लेसर इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू the cost or the fair value of the asset. There is a termination penalty such that टर्मिनेशन पेनल्टी अगर आ गई तो इफेक्टिवली मुझे मेरे पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे, या मैंने लीज दी है सोच के या बोल के कि भैया मुझे क्या होना चाहिए, मेरा जितना पैसा असेट खरीदने में लगा है और एक ब्याज रिकवर। हाँ, ये सब दिखा रहा है कि देने वाले का उद्देश्य असेट में नहीं है, ब्याज में है। वो सिर्फ खरीद के सामने वाले को लीज पे दे रहा है और अपना ब्याज का। ऐसे केस में लेसर उसे फाइनेंस लीज माने, नहीं तो ऑपरेटिंग। लेसी दोनों ही केस में एक जैसी अकाउंटिंग करेगा अनलेस वो शॉर्ट टर्म का लो वैल्यू। अब क्या होगा? तो अगर आपने लीज को फाइनेंस लीज क्लासिफाई किया तो ऐसे केस में अकाउंटिंग क्या होगी? एक हो सकता है कि भाई आप प्लेन लेसर हो। इस केस में आपको क्या करना?
तो आपने एसेट मार्केट से खरीदी और एज इट इज किसी को लेस पे दे दी, आपको सिर्फ ब्याज कमाना है। नॉर्मली ये बैंक एनबीएफसीज करती हैं, इसलिए इन्हें प्लेन लेसर कह सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू गेट लीज पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म। ये इसे क्या करेगा, इसे ये डिस्काउंट करेगा। कैसे? सच दैट द प्रेजेंट वैल्यू वुड इक्वेट टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट सेंट ऑन लीज इंक्लूडिंग इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। और यही प्रेजेंट वैल्यू अभी अपन ने देखी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। पर अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो लीज टर्म यहाँ पर लिया जाता है, लेसी के केस में अपन लीज टर्म और लीज पेमेंट क्या देखते हैं, तो लीज टर्म तो सेम है जो लेसी में है वो लेसर में। लीज पेमेंट में डिफरेंस है। लीज पेमेंट में हम क्या मानते हैं, पेमेंट्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, जिसका मतलब क्या हो गया, द लीज पेमेंट्स विच लेसी इज बाउंड टू पे, which will include all the lease payment plus any guaranteed residual value termination option जो उसको देना है, ऐसी कोई भी कंपलसरी चीज है वो, प्लस एनी अदर अमाउंट विच ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, जैसे यूजीआरवी। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक यूजीआरवी को और ऐड कर देता है लीज पेमेंट में, विच इज अनगारंटीड रेसिडियल। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमें लेसी की बुक्स में जब अकाउंटिंग डिस्कस करनी है तो क्लासिफिकेशन के बाद हमें सबसे पहले फाइनेंस लीज में प्लेन लीजर देखना है, जो अभी अपन देख रहे हैं, जिसके ऊपर वो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन लेके बताया था उसी पे आता हूँ। तो इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि एयरक्राफ्ट को जो लीज पे दे रहा है, लेट्स से वो प्लेन लेसर है, उसको 50 करोड़ में एसेट मिला पर 2 करोड़ उसको लेट्स से खरीदने पे लग गए, तो 52 करोड़ से उसकी कॉस्ट है जो वो रिकवर करेगा। स्टेट बैंक है तो भैया 52 करोड़ रुपए पे एसेट लीज पे दे रहा है, तो 52 करोड़ प्लस ब्याज कमाए। उसे लग रहा है कि उसे 20 करोड़ रुपए 3 साल तक मिलेंगे, सामने वाला गारंटी 1 की दे रहा है पर उसे लग रहा है 1.5 और मिल जाएगा मार्केट में बेच के। इंडेक्स कहता है आपको उम्मीद है कि 2.5 मिलेंगे तो आप 2.5 मानो, जरूरी नहीं है लेसी को बेचना, क्योंकि मैंने गारंटी नहीं दी है लेसी को कि भैया मैं तुझे 1 करोड़ में दूंगा ही, उसने गारंटी दी है। तो आपको जो एस्टिमेट लगता है पैसा मिलेगा, उस हिसाब से आपने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकाल दिया 9.6। अब आप देखो अकाउंटिंग कैसे करोगे आप लेसर की बुक्स में। तो व्हेन यू डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कंसीडर कि आपको ये पूरे पैसे मिलने वाले हैं। कौन से पूरे? 20 इंटू 3 प्लस 2.5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, यानी 52 के। और अगर आपको लग रहा है 52 के बराबर पैसा मिलने वाला है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आप अपनी बुक्स में असेट 52 की कॉस्ट पे आ रहा होगा, 50 प्लस 2 कॉस्ट लगी है, उसको क्रेडिट करके लेसी को कितने से डेबिट करोगे, 52। जबकि लेसी अपनी बुक्स में लेसर को कितने से क्रेडिट कर रहा है, 50.85। फर्क का कारण क्या है, बेसिकली ये दिया हुआ भी है यूजीआरवी की प्रेजेंट। लेसी बाउंड नहीं है देने के लिए यूजीआरवी, तो वो कंसिडर नहीं करता है। लेसर के पास पावर भले ही नहीं है पर उम्मीद है, जैसे कि आप एसेट डिप्रिशिएट करते हो तो भी उसकी रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करते हो, कोई गारंटी नहीं होती है, फिर भी आप उतना डिप्रिशिएट नहीं करते, सेम लॉजिक। तो उस लॉजिक से लेसर अकाउंटिंग इस तरह से करता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। देखो नया क्वेश्चन देख रहे हैं, एसेट की कॉस्ट लेसर के लिए या फिर वैल्यू 120 लाख है और लीज रेंटल 50 लाख उसे 3 साल तक मिलना है, तय है। एसेट की लाइफ भी 3 साल ही है। रेसिडुअल वैल्यू 3 साल बाद उसे 12 लाख की मिल रही है, जबकि गारंटी उसको सिर्फ 5 लाख की ही मिली है। किससे? लेसी से। तो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट के लिए बताओ क्या यूज करोगे, 12। आप ये कहोगे कि मुझे उम्मीद है कि मुझे 50 प्लस 3 50 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 7 मिलने वाला। ये 5 जीआरवी हो गई और ये यूजीआरवी हो गई, यानी आप सीधे 12 भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 16% से आप डिस्काउंट करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू 120 के बराबर आती है, जो आपकी क्या है, कॉस्ट है, जिसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज भी कहते हैं। अब इस लॉजिक से आप क्या करोगे, यू विल हैव टू से कि ओपनिंग वैल्यू मेरी कितनी है, 120। इसकी? लेसर की। क्या है ये ओपनिंग वैल्यू? सीधी सी बात है, लेसर ने एसेट खरीदा तो एंटर किया एसेट टू कैश, और फिर लेसी को दे दिया तो वो अपनी बुक्स में एसेट दिखाता है लेसी को, ना कि उस पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या एसेट को। तो अगर मैंने एयरक्राफ्ट दिया है तो खरीदते समय मैंने किया होगा एसेट टू कैश या बैंक, और देते समय मैंने कर दिया लेसी टू एसेट। तो मेरी बुक्स में अब लेसी एसेट है, ऐसे भी जो भी लोन देते हैं वो बोरोवर को ही अपनी एसेट दिखाते हैं।
कितने से दिखा रहा हूँ 120 से, और ब्याज क्या लिया मैंने 16%, और लीज रेंटल में क्या मानूंगा 50-50-50, और आखिरी में कितनी उम्मीद है मिलने की 12। अब सपोज 12 की बजाय मुझे 12 की जगह मुझे 10 ही मिले तो 2 पीआरएल में लॉस बुक कर दो। सपोज आपको 12 के 12 मिल गए तो कोई इन लॉस नहीं है, कभी 13 मिल गए तो एक का प्रॉफिट बुक कर दो। इस तरह से अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर एंड में आप लेसी को कितने रुपए से डेबिट दिखाओगे 89.20 से, ये मान के कि मुझे लेसी से क्या लेने हैं 50 इंटू 3 + 12, जबकि लेसी ने बाउंड किया है 50 इंटू 3 प्लस क्या देने के लिए 7, पर मैं मानूंगा भैया मैं 7 नहीं, मैं तो 12 लूंगा तो ही, नहीं तो असेट वापस ले लूंगा, तो मुझे उसे असेट देनी है और वो असेट देगा तो उसकी कीमत 3 साल बाद 12 की, तो बनता है कि पैसा मिले। ये लॉजिक, ये प्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नॉन करंट में आता है, जो डिफरेंस होता है उतना ही करंट में दिखाया, ये अपन शेड्यूल 3 में डिस्कस। अब लेसी की बुक्स में आप इसी क्वेश्चन को करते ना तो 16% से बेस लेते, पर वो सिर्फ क्या कंसिडर करता है जीआरवी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आती, 120 नहीं आती, तो उसका टेबल भी 115 से बनता, राइट ऑफ यूज एसेट भी 115 से बनता। उसकी बुक्स में लेसर का पेबल 83.98 दिखता, मेरी बुक्स में इतना रिसीवेबल दिखता, क्योंकि मुझे लगता है मैं उससे ज्यादा पैसे लूंगा, वो भले ही ना दे, नहीं देगा तो मैं असेट लेके मार्केट में बेच दूंगा, तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली यूजीआरवी या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के कारण दोनों की बुक्स में डिफरेंस। कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर कि रेसिडियल वैल्यू 12 लाख लेसर ने एस्टिमेट की थी, अब उसको लग रहा है कि 12 नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्वेश्चन कभी ऐसा एग्जाम में आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। इसमें इंडेस बोलता है कि लेसर के केस में कभी भी रीएस्टिमेशन होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव विथ रीस्टेट, तो ओनली थिंग इज कि रीस्टेटमेंट करंट ईयर से होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव, तो आप बोल सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेट, यानी अब आपको सेकेंड ईयर में लग रहा है लेसर को कि 9 लाख ही मिलेंगे, तो आप ये सोचो शुरू से लगता 9 ही मिलेंगे तो क्या ब्याज की दर में कमाता, उसके हिसाब से पिछले साल कितना ब्याज बुक करना था, कितना कर दिया, जो ज्यादा किया वो इस साल से रिवर्स होगा पिछले साल, तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी लेसर की बुक्स में रीमेजरमेंट जब भी होगा तो इंटरेस्ट रेट नया नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट वापस से कंप्यूट करेंगे, कैसे, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, ये सोच के कि शुरू से ही एस्टिमेट होता तो लेसी की बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेसर अब क्या मानेगा कि उसे 50 इंटू 9 ही मिलते अगर 3 साल तक, तो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट उसकी कितनी आती, तो उसके हिसाब से उसने निकाला है कि भैया मेरी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट उस पर्टिकुलर केस में 15%, तो 15% से ब्याज पहले साल में मुझे 18 बुक करना था, मैंने इतना बुक कर दिया, जो ज्यादा 1.2 बुक किया है वो करंट ईयर से कम हो जाएगा, करंट ईयर में आपको ब्याज कम करना है, तो इट इज ट्रीटेड एज रेट्रोस्पेक्टिव बट विदाउट, तो पहले साल की इनकम उतनी दिखेगी, सेकेंड ईयर में कम हो जाएगी, थर्ड में फिर आपकी रिवाइज रेट से। तो ये आपका डिस्कशन है दोस्तों, ये क्या हो जाता है, दिस इज बेसिकली योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके साथ में ही हमारा क्या हो गया, प्लेन लेसर की कैसे अकाउंटिंग होती है ये हो गया, इसमें साथ साथ में आपने यूजीआरवी और रीएस्टिमेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूजीआर, सुपर। हा 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 हा, अब मेरे हिसाब से तुमको 1 मिनट पॉज कर देना चाहिए और मस्त ब्रेक लेना चाहिए 1 मिनट का, एक बार रिकैपुलेट करो, लंबी गहरी सांस लो, और उसके बाद फिर चलिए अब आओ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर पे। सिंपल कहानी है, सुनो। टाटा ने एयरक्राफ्ट स्टेट बैंक से लीज करा के खरीदे, स्टेट बैंक ने खरीदे, लीज पे टाटा को दिया, उसकी बजाय बोइंग कंपनी ही जिससे एयरक्राफ्ट टाटा खरीद रही है लीज पे दे सकती थी। अगर बोइंग कंपनी खुद ही लीज पे देगी तो वो दो चीजें कमाएगी, एक क्योंकि वो खुद ही एयरक्राफ्ट बना रही है, बोइंग बनाती है एयरक्राफ्ट, तो अगर वो कैश में बेचती तो भी एक प्रॉफिट कमाती, प्लस क्योंकि वो एक तरह से लीज पे दे रही है तो उसके ऊपर ब्याज भी। जैसे कि मैं एक बार लेट्स से फॉर एग्जांपल रॉल्स रॉयस लेने सपने में, तो कल मैं सपना देख रहा था कि भाई कल लीज का रिवीजन रिकॉर्ड करना है, तो सपने में रॉल्स रॉयस आई, मैं गया, मैंने बोला भैया एक रॉल्स रॉयस बांध देना, उन्होंने ऐसे झाँका जितने में वहां पे फिर एक सेल्समैन आ गया, बोला अरे अरे सर आप, मैंने बोला पहचाना नहीं बेटा, बोला अरे सर मैं आपका फाउंडेशन का स्टूडेंट था, बोला अरे वाह क्या बात है तुम भी रॉल्स रॉयस लेना है, बोले अरे सर अपनी तो यहाँ पे जॉब है, मैंने बोला अरे वाह बात अच्छी, फिर सीए, उसने बोला हाँ हाँ ये तो हमने फाउंडेशन में ही समझ आ गया था, तो अब बढ़िया रोज रॉल्स रॉयस घुमा डेमो टेस्ट ड्राइव दे,
तो उसने बोला अरे सर है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी की इमेज इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। तो सेल्समैन से मैंने बोला कि यार एक रोल्स रॉयस बांध दीजिए, कितने की है? उन्होंने बोला आप भी पैसे बांध दीजिए, हम बांध देते हैं। हमने बोला तो पैसे बताओ तो सही कितने? बोला कुछ खास नहीं, ये लाल वाली चाहिए आपको, फास्ट के रंग की, 2 करोड़, कलर लाल, 2 करोड़। हमने बोला भाई हमने तो सुना था तो मेड टू ऑर्डर होती है। उन्होंने बोला भाई एक रेडी है, कुछ रेडी भी रहता है स्टॉक, वो वाला चाहे तो ले सकते। मैंने बोला यार 2 करोड़ थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, कुछ है क्या? बोला फाइनेंस करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला बैंक से फाइनेंस, बैंक के थोड़ा सा, और बैंक जानती नहीं है ना। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम ही लीज पे दे देंगे, क्रेडिबिलिटी आपकी दिखना चाहिए ऑन पेपर। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास ऑप्शन है, आप चाहिए लीज पर ले लीजिए, लीज में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 करोड़ की रोल्स रॉयस के बदले में आपको 75 लाख 3 साल तक पे करना है, 3 साल बाद गाड़ी आपकी। क्या ये तो मैं रोल्स रॉयस को 75 लाख 3 इयर्स तक पे करूंगा, विच इज नथिंग बट 2 करोड़ प्लस 25 लाख का ब्याज, और गाड़ी आज मैं लीज पे लूंगा, 3 साल बाद मेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। क्या रोल्स रॉयस सिर्फ 25 लाख का ब्याज कमा रहा है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसकी गाड़ी की खुद की जो कॉस्ट होगी वो 2 करोड़ से कम होगी, अनलाइक एसबीआई। तो इंडेस कहता है भाई ऐसी सिचुएशन में सेलर इज द लेसर, hence he will earn selling profit and finance income. As far as lessee is concerned, he is least bothered. क्यों? क्योंकि वो बोइंग कंपनी से लीज पे ले या एसबीआई से लीज पे ले, उसके लिए सिमिलर ही है। तो इट इज ओनली एन अकाउंटिंग फॉर द सेलर। सेलर को यहाँ पे क्या करना होगा, एक प्रॉफिट बुक करना होगा, सेलिंग प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट उसे बुक करना होगा, कौन सा प्रॉफिट बोलो? फाइनेंस इनकम। तो जब भी मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर होता है तो ये 2 तरह के प्रॉफिट कम, एक अगर वो कैश में बेच देता तो कितना प्रॉफिट होता, सेलिंग प्रॉफिट, जिसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होना चाहिए, जो भी आपकी एसेट की कैश प्राइस या फेयर वैल्यू माइनस आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल है, डिपेंडिंग आप मैन्युफैक्चरर डीलर क्या। और दूसरी है उसकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड इसलिए क्योंकि फाइनेंस इनकम अनलाइक सेलिंग प्रॉफिट इमीडिएटली बुक नहीं होती, ओवर द टर्म ऑफ द लीज टर्म बुक होती। ये कैसे आएगी? दिस इज बेसिकली योर बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो सिंपली कैसे निकलेगा, आपका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, जो भी आपको लीज पेमेंट्स मिलने वाले माइनस जो आपकी कॉस्ट है, उसमें से माइनस कर दो आप जो आपका सेलिंग प्रॉफिट है, या अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हो सकता है कि आदमी को, क्योंकि सेलिंग प्रॉफिट इमीडिएटली बुक हो, लेकिन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म यूजिंग इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट बुक हुई। हो सकता है कई बार लोग मैनिपुलेट करें कि आज प्रॉफिट ज्यादा बुक करना है तो क्या दिखाएं, 0% फाइनेंस। तो इंडेस अलाउ नहीं करता है, वो बोलता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपको सेलिंग प्रॉफिट एसेट की जो फेयर वैल्यू है ना उसके हिसाब से ही बुक करें। तो कल दिन रोल्स रॉयस बोलते हैं कि 75 लाख इंटू 3 ईयर्स दीजिए और 0% फाइनेंस पे रोल्स रॉयस ले जाइए। हम गए, हमने बोला कि ये कितने की, उन्होंने बोला 2.25 करोड़, 75 इंटू 3। मैंने बोला अरे मुझे तो कैश में लेनी थी। उन्होंने बोला 25 लाख कैश डिस्काउंट ले लो, तो उसकी फेयर वैल्यू 2 करोड़ ही है, तो मैं 2 करोड़ से ज़्यादा तो सेल्स बुक ही नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो आपकी सेल्स होती है ना, ये लिख दिया है मैंने फेयर वैल्यू पर, ये बोलते हैं सेल्स विल बी लोअर ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स विच यू आर गेटिंग और द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। जो एसेट आपने लीज करी है उसकी यूजर के लिए क्या फेयर वैल्यू है सामने के लिए, दोनों में जो भी कम है वो आपकी सेल्स प्राइस। और ध्यान रखना यहाँ पे यू लीज पेमेंट विल बी एक्सक्लूडिंग यूजीआरवी, क्योंकि यूजीआरवी जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिड्यूस की जाती है, तो बहुत स्पेशल केस हो जाएगा। इसके लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ लो। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 करोड़ है एयरक्राफ्ट की, और इसकी सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट 60 करोड़। ऑप्शन है 25 करोड़ 3 साल तक आप देते जाइए, लीज पर ले लीजिए, यानी टोटल 75 करोड़ दे दो, कैश में लेना है तो 60 में। 15 अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दिख रही है आपको, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इम्प्लिसिट रेट 12% क्वेश्चन में निकाल के दिया है, लेसर की अकाउंट। कुछ भी मत करो, आप ये मानो कि आज आपने असेट 60 करोड़ में सेल कर दिया पर उधारी पे, तो एंट्री करना लेसी टू सेल्स
60 करोड़, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 है तो 10 करोड़ का प्रॉफिट इमीडिएटली बुक हो जाएगा, या एज पर इंडिया 115 सेल बुक हो जाएगा। तो 60 करोड़ आपकी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 50 है, 10 करोड़ का प्रॉफिट इमीडिएटली। और बचे हुए 15 करोड़ आपकी अर्न फाइनेंस इनकम है, वो कैसे बुक करना, तो आप लेसी को आप डेबिट करोगे कितने से, 60 करोड़, तो ओपनिंग वैल्यू लेसी की आएगी 60 से, लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बोल, इसमें ब्याज क्या दर से लगाओगे बेटा 12% से, तो 7.2 हो जाएगा। और लीज रेंटल्स फिर आप क्या कर देंगे 25, ऐसा करके 3 साल में ये 0 हो जाएगा। लास्ट आखिरी साल में कोई भी इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन होता है तो उसे ऐसे करके राउंड ऑफ किया बता देते। ये कहानी है, इतना सिंपल। जिस दिन बेचा रेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पे लेसी टू रेवेन्यू और प्योरल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सपोज कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आप 10% चार्ज कर रहे हो तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कम है, एक्चुअल में नहीं है। तो जैसे ही मैं 10% से डिस्काउंट करूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 62 आएगी, जबकि मार्केट वैल्यू 60 है। ये वही है कि रोल्स रॉयस वाले ने बोला 0% फाइनेंस से 2.25 करोड़ टोटल पेमेंट आ रहा था 75 तो 0% से उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 2.25, पर मार्केट में 2 करोड़ में सेम मिल रही है, तो फिर मुझे सेल्स तो 2 करोड़ पे ही बुक करना है। यानी इस एग्जाम्पल में 60 फेयर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 62.17 है, तो आप 60 को ही सेल्स प्राइस मानो। तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि ये मैनिपुलेटेड है, तो आपको रिवाइज निकालना पड़ेगा एक रेट जिससे कि आपके 25 के लीज पेमेंट 3 साल के डिस्काउंट होके किसके बराबर आए 60, तो वो इफेक्टिवली 12 ही है। हाँ, पर अगर 13% है तो फिर डेफिनेटली क्या हो रहा है, आप 13% से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो कम आएगी। वो कितनी आ रही है, तो 13% से अगर अपन निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू 59, तो सेल्स 50। बेसिक लॉजिक क्या है, सेलिंग प्रॉफिट कम बुक हो रहा है वहां तक ठीक, सेलिंग प्रॉफिट ज़्यादा बुक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इमीडिएट होता है, और हमेशा हमें डर क्या रहता है, लोग ज़्यादा प्रॉफिट इमीडिएट बुक विश करते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करना, सेल्स कितनी बुक करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यूजीआरवी मत लेना, क्योंकि ये मानते हैं यूजीआरवी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये वो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू सेल्स में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि सामने वाले ने कमिट किया ही नहीं है, तो इसलिए उसको कॉस्ट से कम करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूज। बाकी लेसी को आप डेबिट किससे करोगे, वो सेम लॉजिक रहेगा जो अपन ने पहले पढ़ा था, जो अपने को टोटल पेमेंट और यूजीआरबी मिलना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा यूजीआरबी। और इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ऑल्सो डिस्कशन ऑन मैन्युफैक्चर और डीलर्स। अब फाइनेंस लीज के बाद अपन नेक्स्ट क्या डिस्कस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग। इतना सिंपल है ना, ऑपरेटिंग लीज में कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपल है। एसएलएम बेसिस पर लीज रेंटल को इनकम बुक, बाकी जो आपने असेट लीज पे दिया है वो आप अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट कर। हो सकता है कि लीज पेमेंट इज नॉट इक्वल टू लीज इनकम ऑफ द ईयर व्हेन, ये कब होगा, जब आपके लीज पेमेंट सेम इन ऑल ईयर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं हो, तो डिफरेंस को इस लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। मतलब क्या है, सपोज आपको कहा है कि मैंने एक जगह 3 साल के लिए लीज पे दी है, लीज रेंटल है 10, 11 और 12, असेट की लाइफ है 10 साल, असेट की बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है 100 की, लेट्स से 70, और 3 साल बाद असेट वापस आ जाएगी। तो लेसर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा बताए, ईयर 1 में वो बोलेगा कि मुझे पैसा मिला 10, कल मेरी लीज रेंटल की इनकम है 11। क्यों, आप इसे एवरेज 11 पर एनम बोल सकते हो। एक कहाँ चले जाएगा, लीज इक्वलाइजेशन। ईयर 2 में तो ठीक है, बैंक टू लीज रेंटल इनकम सेम है। ईयर 3 में आपको पैसा मिलेगा कितना बेटा, 12, पर आपकी इनकम कितनी है 11, तो एक कहाँ डाल दोगे, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, तो बैलेंस आपका।
मजे की बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अपन जगह लीज पे या कोई चीज लीज पे देते तो बोलते हैं हर साल 5% किराया बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो नॉन कैंसिलेबल पीरियड, अगर वो एक ही साल है तो अभी एक साल की बुक करो, अगले साल के अगले साल देखेंगे। और 3 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है तो आज अगर आपका किराया 1 करोड़ है तो अगले साल 1 करोड़ 5 लाख, उसके अगले साल 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार होगा। तो आप इन तीनों को भी एवरेज करोगे, हर साल आपका किराया सपोज फॉर एग्जाम्पल आता है 1 करोड़ 3 हजार या जो भी 3 लाख, तो वो आप हर साल बुक करोगे, डिफरेंस कहाँ जाएगा लीज इक्वल अकाउंट में। यानी इन्फ्लेशन के कारण भी अगर आपका लीज बढ़ रहा है तो भी आप हर साल जितना कमाओगे उतनी इनकम बुक नहीं करोगे एवरेज आउट का। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जब आप प्रूव कर सकते हो कि लीज रेंटल के चेंजेस जो हो रहे हैं वो चेंजेस अपने आप में किसी दूसरे स्पेसिफिक कारण से हो रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है इनकम का, तो बात अलग। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने आपको कोई एक गार्डन दिया है लीज पे और मैंने कहा भाई अभी इस पे घास नहीं होगी इसलिए इससे किराया 1 लाख रुपए, और फिर जब पूरी घास आ जाएगी उसके बाद में मैं 1.5 लाख कर, या अभी 1 लाख है 2 साल बाद 1.5 क्योंकि घास अभी नहीं है 2 साल में आ जाएगी, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है इसलिए किराया बढ़ रहा है। तो फिर जो एक्चुअल आपका किराया आप चार्ज हर साल कर रहे हो वही आप इनकम बुक करोगे एग्जाम में, जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो आप ऐसा कुछ। क्यों कई बार रेंट फ्री पीरियड भी होता है, मैंने आपको जगह दी है 3 साल के लिए, मैंने बोला पहले साल कोई किराया नहीं और अगले 2 साल में मैं किराया दूंगा, तो भी वो किराया तीनों साल में इनकम, तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ रिसीवेबल खड़ा होगा पैसा कुछ। सिमिलरली इसमें अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी है तो लीज टर्म में डेफर होकर खर्चा बुक होगी, यहाँ पे डेफरमेंट कॉस्ट का अलाउड है। कोई इंसेंटिव्स अगर आपने दिए हैं सामने वाले को तो सब डेफर किए, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग लीज का पूरा डिस्कशन है। ऑपरेटिंग लीज इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग। इसके साथ अब आप बताओ क्या डिस्कस कर लिया आपने। वी हैव डिस्कस्ड मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑपरेटिंग। अब लैंड और बिल्डिंग का एक केस है, फिर मॉडिफिकेशन पे आते हैं। लैंड और बिल्डिंग में क्या होता है, अपन किसी चीज को फाइनेंस लीज कब मानते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब उसका असेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ ब्याज में। जो हम देखते कैसे हैं कि भैया हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट असेट के कॉस्ट के बराबर हो गई ऑलमोस्ट इस तरह से, या ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स मैंने बताए। अब आप समझो कि मैंने आपको, मेरे पास एक जमीन है और लेट्स से फॉर एग्जांपल उस जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग, ये पूरी मैंने आपको 20 ईयर्स के लिए लीज पे दे, और 20 साल बाद आप वो जगह मुझे वापस लौटा दोगे। मुझे ये पता है कि जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ 50 साल है और लैंड की अनलिमिटेड है, और ये जगह वापस मेरे पास आ रही है, तो डेफिनेटली जो मैं रेंट भी चार्ज कर रहा हूँ उसमें पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट और लैंड की वैल्यू रिकवर नहीं हो रही होगी, तो ये प्योर ऑपरेटिंग लीज है वेदर इट इज लैंड और बिल्डिंग। तो लेसर इसे ऑपरेटिंग लीज की तरह अकाउंट फॉर करेगा। लेसी तो छोड़ो, बात ही मत करो, वो तो हमेशा फाइनेंस लीज जैसी अकाउंटिंग करता। बट सपोज इस बिल्डिंग की लाइफ ही 20 साल, तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि 20 साल के लिए जगह दी है, बाद में आप मुझे जगह वापस दोगे, बिल्डिंग खंडर हो जाएगी पर जमीन तो एज इट इज काम में। मैंने लमसम आपसे इसके लिए 50 लाख का रेंट चार्ज किया। टेक्निकली स्पीकिंग मुझे बिल्डिंग का और लैंड का रेंट अगर अलग अलग बताया होता तो बहुत सिंपल होता, मैं मानता बिल्डिंग फाइनेंस लीज पर गई है और लैंड ऑपरेटिंग लीज पे, पर कंबाइंड रेंटल है तो मैं क्या करूं। प्रॉब्लम आ रही है बिल्डिंग पूरी लाइफ के लिए लीज पे जा रही है पर लैंड नहीं जा रहा है, पर ये एक ही एग्रीमेंट। सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के केस में ये स्पेसिफिक प्रोविजन लागू होता है जिसमें कहा गया है, सबसे पहले आप ये देखो क्या लैंड का कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर लैंड का कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप इसे पूरे को बिल्डिंग की लीज मान लो। तो अगर बिल्डिंग की पूरी लाइफ के लिए दे दिया तो पूरी फाइनेंस लीज हो गई, ऐसा नहीं है तो पूरी ऑपरेटिंग हो गई, खत्म हो गई, फिनिश, इतना सिंपल है, ठीक है, पॉइंट 1। पर ऐसा नहीं है कि पूरी बिल्डिंग है, लैंड की भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। आप सीधे से बताओ क्या फेयर वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की अलग अलग निकाल सकते हैं क्या। तो जो बिल्डिंग की कीमत है वो और लैंड की अलग अलग, भी लैंड की कीमत पता पड़ जाए बची हुई बिल्डिंग की, ऐसा कोई लॉजिक से निकल सकती है। अगर है तो सीधे सीधे आप सारे लीज पेमेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंसेंटिव सारे जो पैसे आपको देने मिलने सबको अलोकेट कर दो फेयर वैल्यू के रेशो। मुझे 50 लाख मिल रहे हैं, जमीन की कीमत है 2 करोड़, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की कीमत है 3 करोड़, तो आप मान लो कि 50 लाख में से 20 लाख आपको जमीन का मिल रहा है और 30 लाख आप, फिर कुछ नहीं है, फिर ये दो अग्रीमेंट मान लेना, लैंड वाला ऑपरेटिंग लीज जैसे और बिल्डिंग वाला फाइनेंस। प्रॉब्लम है जब ये भी नहीं हो पाएगा तो फिर आपको पूरी लीज को ऑपरेटिंग लीज मान लेना पड़ेगा। कब,
वेदर होल लीज इज ऑपरेटिंग लीज, तो ऐसा नहीं है पूरी को ऑपरेटिंग मानना, इनफैक्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। आप देखो क्या पूरी ऑपरेटिंग लीज लग रही है, यानी कि आपको क्या लग रहा है क्या कि ये कहीं से कहीं तक फाइनेंस लीज नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप उस लीज को ऑपरेटिंग लीज मानना, नहीं तो पूरे को फाइनेंस लीज मानना, यानी कि कुछ समझ नहीं आया तो फाइनली फाइनेंस लीज, ये कॉन्सेप्ट है आपके। ठीक है, इसके साथ आपका लैंड और ऑपरेटिंग इनफैक्ट बिल्डिंग का साथ में तो क्या होगा वो भी हो जाता है। अब आ जाते हैं अपन मॉडिफिकेशन पे। क्या मतलब है मॉडिफिकेशन? हो सकता है लीज टर्म्स मॉडिफाई हो जाए, सिंपल। मैंने आपको कोई जगह 3 साल के लिए किराए पे दी थी, 2 साल बाद आप आए, आपने बोला यार आपकी जगह किराए पे ली थी, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हम खरीदना चाहते हैं। आई एम नॉट इन, मुझे किराए की इनकम चाहिए, इस उम्र में हमें फ्यूचर सिक्योर करना है, बेच के क्या करूं? उसने बोला एक काम करो ना, आप इसे अगले 30 साल के लिए हमें और लीज पे दे। दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाट डज दैट मीन्स? तो आपने कहा भाई आपने 3 साल के लिए दिया है, आप इसे 30 ईयर्स के लिए और दे दो, 33 टोटल ईयर्स के लिए दे दो, क्योंकि उस जगह की उतनी ही लाइफ। मैंने बोला ठीक है, मुझे मेरा किराया मिलते रहेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग लेसी के लिए तो ठीक है, अपन उसको रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन में देख लेंगे। लेसर क्या करेगा? पिंडेस कहता है कि आप ये देखो कि रीमॉडिफिकेशन या चेंज इन टर्म्स के बाद क्या आपको लगता है कि जो आप ये जो नई टर्म्स है इसको लेके शुरू में ही अगर आप देखते तो लीज का क्लासिफिकेशन ही कुछ अलग होता? हाँ होता। अभी ऑपरेटिंग मान रहे फाइनेंस हो जाती। तो आपको ये देखना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी वो ऑपरेटिंग लीज थी और आपने कुछ भी चेंज किया, तो अब आप क्या करेंगे? तो इंडेस कहता है भाई ये देखो, ऑपरेटिंग लीज में टर्म चेंज की तो अभी तक आप उसको रेंटल जैसे मान रहे थे, अब आपकी टर्म चेंज हो गई तो 2 साल हो गए, आपने रेंट इनकम बुक कर दी, अब टर्म चेंज हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये मान लो कि अब आपने नई लीज एंटर कर, अब वो नई लीज अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग जैसे मान लो, फाइनेंस है तो फाइनेंस मान लो, और अभी कोई लीज इक्वलाइजेशन का बैलेंस अगर पड़ा हुआ है तो उसको आप इनिशियल रिकॉग्निशन में एडजस्ट कर दे। ज्यादा मजेदार है फाइनेंस लीज, यानी कि मैंने आपको जगह 30 साल के लिए दी थी किस पे? लीज पे, जो कि एक फाइनेंस लीज। 5 साल बाद आपने बोला यार जरूरत नहीं है इतने समय के लिए, तो मैंने रिड्यूस करके उसको क्या कर दिया, लेट्स से 30 साल के पीरियड को टोटल को 10 साल कर दिया। फिर बोलते हैं कि इनके स्कोप चेंज हुआ है, तो सॉरी इन केस आपका स्कोप बड़ा है, इंक्रीज इन स्कोप, और उसका कंसिडरेशन इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप उसको सेपरेट लीज मान लो, नहीं तो वो मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग लीज है। आप देखो वो मॉडिफिकेशन अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पे होता तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट पे ही ऑपरेटिंग हो जाता? तो मैंने 30 साल के लिए दी थी और मैंने आपको बोला कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 की कर रहा हूँ, तो अगर शुरू में ही होता तो क्या ये ऑपरेटिंग लीज होती? हाँ, तो ये ऑपरेटिंग लीज हो जाती। तो आप एक काम करना, जब आप फाइनेंस लीज पे एसेट देते हो तो आपकी बुक्स में लेसी आता है ना, वो जो लेसी का कैरिंग अमाउंट है वही का वही एज इट इज आप क्या मान लेना, पीपी का कैरिंग अमाउंट मान, और आगे से ऑपरेटिंग लीज की अकाउंट। तो आपको आज लेसी से बुक्स में जितना भी डेबिट बैलेंस जा रहा है ना, उतने का आप एसेट बुक कर लो कि एसेट आ गई हमारे पास वापस, राइट ऑफ यूज एसेट टू लेसी, और आगे से ऑपरेटिंग लीज ट्रीट कर लेना। तो फ्यूचर लीज पेमेंट क्या होंगे? पीआरएल में क्रेडिट होंगे और पीपी आपका डिप्रिशिएट होते जाए। और आपको लगता है कि नहीं यार रिवाइज टर्म्स के बाद अभी भी वो फाइनेंस लीज ही रहती, तो फिर उसकी अकाउंटिंग यहाँ नहीं 109 में होगी। क्यों? आप समझना, ये फाइनेंशियल एसेट जैसा है लेसर एलएसी आपका। फाइनेंशियल एसेट के केस में 109 क्या अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करता था? वो कहता था कि भैया ऐसी सिचुएशन में जो रिवाइज पेमेंट है वो ओरिजिनल रेट से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू से आप अपने बुक्स में इसको अपने डेटर को एसेट बुक कर दो, डिफरेंस जो भी है पीआर में चार्ज कर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा पर 109 रिकॉल करना पड़ेगा, तो एक बार बता देता हूँ, सुन लो। जगह मैंने आपको दी थी 30 ईयर्स के लिए लीज पे, 20 साल बाद आप आए और आपने बोला कि यार 15 साल के लिए और दे दो, इंस्टेड ऑफ 10 15 कर दो, क्योंकि लाइफ उसकी थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं शुरू में भी 35 के लिए देता तो भी फाइनेंस मानता, अभी भी फाइनेंस ही मान रखी। तो इसे आइडियली कहते हैं कि लीज का क्लासिफिकेशन पहले भी फाइनेंस है अभी भी फाइनेंस है। 20 साल खत्म हो गए ना, अब क्या करूँ? चेंज हुआ है ना, तो चेंज की अकाउंटिंग के अनुसार कर दो 109। 109 क्या बोलता है? जो भी रिवाइज पेमेंट है उसको ओरिजिनल रेट से डिस्काउंट कर दो, और उत्ते पे अब आपका फाइनेंशियल एसेट यानी यहाँ पे लेसी आना चाहिए, डिफरेंस पीआरएल में चाहिए। चलिए, तो ये आपकी मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग हो जाती है। और बस अब इस पूरे इंडेक्स में एक ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन बचता है, वो है सेल एंड, चले वेरी इंपॉर्टेंट, सेल एंड लीज बैक का कंसेप्ट क्या है? चिंता नहीं करना दोस्तों, एकदम मस्त अपन इसको कवर।
पहले सबसे पहले आप समझो सेल और लीज बैक में मैंने मेरी एसेट को बेच के वापस से लीज पे लिया, तो मैं हूं सेलर और लेसी, आप हो बायर और ऐसा मैं दो कारण से कर सकता। पहला कारण, मुझे एसेट चाहिए, तो फिर बेचा क्यों? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला लोन दे दो, बैंक ने बोला जानते नहीं हटो। मैं अंकल के पास गया, मैंने बोला अंकल लोन दे दो, उन्होंने बोला दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्या है तुम्हारे पास गिरवी रखने को? मैंने बोला जगह हमारी। बोला हम गिरवी नहीं रखते, हम खरीद लेते हैं। हमने बोला है? बोला हमने भाई बिजनेस कोचिंग कहाँ चलाई। बोला सुन बेटा, तेरी ये जगह है ना, कितने की? 50 लाख की, आज हमें बेच दे 50 लाख। बोला भाई हम बिजनेस क्या करेंगे? बोला सुन, हाथों हाथ तू वापस से हमसे ये जगह लीज पे ले ले 3 साल के लिए, 20 लाख रुपए हर साल दे देना, 3 साल बाद जगह वापस से तेरी। नहीं दिए तो जगह गिरवी रखता तो भी ऐसा ही होता, पर हमें बहुत झमेला होता तेरे नाम से मेरे नाम पे रजिस्टर कराना, ये सब। यहाँ पे अब हमारा टेंशन नहीं। मैंने बोला डर, क्योंकि एसेट का पोजीशन आज भी मेरे पास है, बाद में भी मेरे पास रहेगा, मैं ही यूज करूंगा, बाद में भी मैं ही यूज कर रहा था। फर्क ये है कि मेरी लीगल ओनरशिप थी, अब मेरा सिर्फ राइट ऑफ यूज है। प्लस मुझे आज 50 लाख मिल जाएंगे, बेचने के पैसे की जरूरत है, जो 20-20 करके रीपे कर दूंगा। यानी इस सेल और लीजबैक में मेरा कंट्रोल ट्रांसफर, तो इसे कहते हैं कि सब्सटेंस में ये सेल ही। और इसकी अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, लोन, फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी सेल और लीजबैक किया, उसको हटा दो, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा मानो। सिंपल, आपने अंकल से 50 लाख का लोन लिया है, जो 20-20-20 करके रीपे करोगे, उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक करो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालिए और उससे ब्याज का खर्चा बुक करो, घर जाओ। तो अगर सेल और लीजबैक में कोई रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो सब्सटेंस में कोई सेल ही नहीं हुई है, तो ऐसे केस में लेसर फाइनेंस लीज जैसे अकाउंट फॉर कर देगा कौन? तो जो मैं हूं, मैंने सेल किया, लेसर नहीं, मैं सेलर लेसी, मैंने बेचा और वापस लिया, तो मैं अपनी बुक्स में फाइनेंशियल लीज कैसे ट्रीट करूं? हाँ अंकल तो ऑब्वियस सी बात है, उनको अकाउंटिंग करना पड़ेगी। अंकल अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेंगे? तो वो जो लेसर की अकाउंटिंग होती है वो करें। इसमें दम नहीं, हटाओ इसको। अब आते हैं अपन किस में, ये है दोस्तों, मेरे पास एक मस्त जगह थी पर अब हमारा इस शहर से वास्ता नहीं रहा, वो नहीं रही तो हमारा भी मन नहीं रहा। तो हमने बोला भाई रैप अप करके जा रहे हैं, तो मैं अपनी बिल्डिंग बेचना, 1 करोड़ उसकी कीमत है, कोई ग्राहक भी मिल गया। मैंने कहा भाई आज बिल्डिंग बेच देता हूँ, पर मुझे बिजनेस वाइंड अप करने में यहाँ पे 2 साल लगेंगे, तो मैं चाहता हूँ डील आज हो जाए, पर 2 साल तक पोजीशन चाहिए। तो उसने बोला बहुत सिंपल है, ऐसा काफी होता है कॉर्पोरेट्स में, आज आप इसे सेल कर दो, पैसे ले लो, रजिस्ट्री हमारे नाम कर लो, और हाथों साथ 2 साल का एक ऑपरेटिंग लीज अग्रीमेंट कर लो। मैंने आपको बेच दी, आप मुझे 2 साल के लिए लीज पे दे दोगे। बिल्डिंग जिसकी लाइफ सालों साल की होगी, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? इट विल डेफिनेटली बी ऑपरेटिंग लीज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द लेसर, सामने वाले। तो मैं बाइजू वाले इंटरेस्टेड थे, मैंने बोला है बाइजू ले ली, चल 1 करोड़ रुपए दिए, हमने उसको बिल्डिंग दे दी और हमने वापस से 2 साल के लिए किराए पे ले ली, उसके बाद वो यूज कर लेगा। उसने बोला ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम थोड़ा ना है, क्या ये सेल हुई या नहीं? एक्चुअल में सेल है। तो इंडेस कहता है भाई यहाँ सेल बुक कर दो, यानी मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी ना तो कम की थी, अभी बुक्स में 40 लाख की आ रही है, 1 करोड़ में बेची, 60 लाख का प्रॉफिट बुक कर दूंगा मैं। और जो 2 साल अगले मैं आपको लीज रेंट पे करूंगा, उसे अब मैं क्या मानूंगा? तो मैं कौन हूं बताओ? मैं कौन हूं? मैं हूं लेसी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेसी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो एक ही काम करना पड़ेगा, उसको जो 2 साल लीज रेंटल देने उसका उसे लेसी की जैसी अकाउंटिंग करना होगी, यानी कि वो लीज रेंटल फॉर लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू की लीज लाइबिलिटी और उतने का राइट ऑफ यूज बुक करना। इसको मुझे लेसी को। तो इसमें प्रॉब्लम ये है सिर्फ इतनी सी, सुनना बहुत ध्यान से, ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है इस पूरे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है इसमें कि 40 लाख रुपीस की एसेट मैंने आपको 1 करोड़ में बेची, जिसकी लाइफ लेट से 20 साल थी,
पर मैंने आपसे 2 साल के लिए किराए पे ले ली, क्योंकि मैं लेसी हूँ तो मुझे मेरी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी बुक करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप जो मुझे रेंट मुझसे चार्ज करोगे वो ये सोच के चार्ज करोगे कि आपकी एसेट की कॉस्ट, बाइजू की एसेट की कॉस्ट 1 करोड़ है, ना कि 40 लाख। तो वो रेंट भी बढ़ा हुआ आएगा, और बढ़ा हुआ रेंट आएगा तो इसका मतलब क्या होएगा, लीज लाइबिलिटी बढ़ी हुई और राइट ऑफ यूज एसेट बढ़ा हुआ। तो मैं मेरी ही बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट को बुक कर रहा हूं बढ़ी हुई वैल्यू पे, विच इज नॉट रियली द कॉस्ट। मतलब आप यू समझो, सिंपल समझाने के लिए, 40 की चीज 1 करोड़ में बेची क्योंकि मार्केट वैल्यू थी, तो ऑब्वियस सी बात है किराया भी हो सकता है कि 4 लाख रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती पर 10 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेचा है तो सामने वाला ज्यादा पैसे ले रहा है। अब मैं 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू करके एसेट बुक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी एसेट पे जो मैंने प्रॉफिट बेच के कमाया वो उसमें एड ऑन हो गया। इसके लिए इंडेस एक बहुत स्पेशल ट्रीट। इंडेस कहता है कि भाई अगर लीज में रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब एक्चुअल में एसेट बिका और बाद में सिर्फ ऑपरेटिंग लीज पे लिया गया है, तो इन सब्सटेंस एसेट सोल्ड है सेलर लेसी के पास। तो देखो बाइजू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइजू अपनी बुक्स में क्या करेगा, वो तो सीधे बोल देगा कि भैया ए उसने एसेट खरीदी, अपनी बुक्स में एसेट दिखा देगा, और बी बाद में ऑपरेटिंग लीज पे दिया उसकी अकाउंटिंग कर देगा, उसको इशू नहीं। प्रॉब्लम मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडेस कहता है कि मैंने 40 लाख के कैरिंग अमाउंट के एसेट को 1 करोड़ पे बेचा, तो 60 लाख का पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, उसमें मुझे कुछ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रिड्यूस करना। और कितना रिड्यूस करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, which is basically nothing but the proportion of the lease rentals which I am paying in proportion to the total fair value of the, तो जो लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू और जो पैसा मुझे आज मिला उसके प्रोपोर्शन में उतना प्रॉफिट में बुक नहीं करूंगा, और उतना नहीं बुक करूंगा तो उतने से मेरा राइट ऑफ यूज एसेट कम हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल अकाउंटिंग आपको यहाँ पे सेल और लीज बैक के केस में करना पड़ती है। किस पे, व्हेन यू आर डूइंग बेसिकली अ सेल एंड लीज बैक एंड इट इज एक्चुअल सेल एंड लीज बैक इज जस्ट एन ऑपरेटिंग लीज फॉर द। इसमें कई बार एक लफड़ा और हो जाता है कि सेल और लीज बैक मार्केट प्राइस की जगह एक डिफरेंट प्राइस पर हो जाती है, जिस कारण से फिर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसका मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ कि मैंने आपको 1 करोड़ पे बेचना थी और आपने मुझसे 10-10 लाख 2 साल के रेंट लेने थे। हो सकता है मैंने आपको बोल दिया यार एक काम करो 90 लाख पे ले लो और रेंटल 5-5 कर दो, या 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 5 लाख पे ले लो और रेंटल 12.5 12.5 कर दो। ऐसा क्यों करेंगे, कोई सिंपल सा रीजन है, उसका लॉजिक है कि भाई मुझे थोड़े ज्यादा या कम पैसे चाहिए थे। तो इंडेस कहता है इन सब केसेस में फेयर वैल्यू के बेसिस पे ही क्या होगा, मेजरमेंट किया जाएगा। यानी आप 1 करोड़ पे ही सेल बुक करोगे और जो भी डिफरेंस है उसे प्रीपेड या एडवांस रेंटल की तरह से ट्रीट किया। तो वो ये डिस्कशन यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया है, एनलेस फॉर डिस्ट्रेस। अब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आपको एज सच अकाउंटिंग वगैरह सब समझाई गई है, इसकी क्या होती है कैसे होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके लिए आप रिविजन पर आइएगा, और किसका, सॉरी रिविजन नहीं, आप आएंगे से जो अपना क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। उस क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में मैं क्वेश्चन के साथ आपको कैलकुलेटर टेक्निक समझाऊंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे कैलकुलेटर चला के यूं खट से आंसर निकालते हो। और एक इतना शानदार क्वेश्चन है आईसीआई के मॉड्यूल में जिसमें सारी चीजें दी हुई है। सेल और लीज बैक है जहां सब्सटेंस में सेल भी हुई है और सेल प्राइस मार्केट वैल्यू से कम ज्यादा भी है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी और बहुत सारे एस्पेक्ट है। तो ये एक पोर्शन है जो हमारा पार्शियली देखा जाए तो इस रिविजन में पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि इसको सही तरह से आप क्वेश्चन से देख के समझोगे तो ही मैं समझ आएगा, और मैं आपको कैलकुलेटर को करवाऊंगा। तो इसके लिए अब आप लाइव रिविजन पर चलिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस आपको दिए गए हैं, फटाफट एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो दोस्तों, ट्रांजिशनल प्रोविजंस देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब एग्जाम में नहीं आएगा। पहली बार जब 116 आया था तब के लिए रेडी। फॉरेन करेंसी लीज रेंटल्स अगर आएंगे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको लीज पेमेंट फॉरेन करेंसी में देने हैं तो आपकी लीज लाइबिलिटी हर ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे लाना, लेकिन आपके राइट ऑफ यूज एसेट को आप हर ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट पे नहीं लाओ। लीज लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पे आएगी, इनवर्स पीआरएल में जाएगा। राइट ऑफ यूज एसेट जो इनिशियली स्पॉट रेट पे बुक हुआ है उसी के बेसिस पे आगे डिप्रिशिएट होते। सब लीज के केस में एक चीज ध्यान रखना, अगर ए ने एसेट बी को लीज पे दिया है और बी ने उसे सी को दिया है तो बी लेसर भी है और लेसी भी है। बी जब सी को लीज पे दे रहा है तो जब उसे ये समझना है कि ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज, तो वो अपने एसेट की लाइफ क्या मानेगा, जो एक्चुअल एसेट की लाइफ है वो नहीं, जितने साल के लिए उसने ऐसे लिया। तो एक कार है जिसकी लाइफ है 10 साल, पर ए से बी ने 5 साल के लिए लिया। बी लेसी है, वो अपने बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट लीज लाइबिलिटी बुक करेगा, और उसने 5 साल के लिए सब लीज कर दिया है।
तो ये उसके लिए फाइनेंस लीज मानी जाएगी एज अ लेसर, भले ही कार की लाइफ 10 साल है। यानी कि बीच में जो हमारा कौन होता है सब लेसी, वो लाइफ क्या मानता है, वो बेसिकली लाइफ किसको कंसिडर करता है, ही विल बेसिकली कंसिडर लाइफ ऑफ द लीज एग्रीमेंट एंड नॉट ऑफ द। और उस केस में ध्यान रखना लो वैल्यू एसेट के एग्जाम्पशंस अवेलेबल नहीं है, नॉट वेरी। ट्रांजिशनल प्रोविजंस बहुत ज़्यादा सच रेलेवेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स रेलेवेंट नहीं है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। लेसर अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी फाइनेंस लीज पे कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर प्लेन लेसर है तो वो असेट की कॉस्ट में जोड़ देगा, पर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को पीआरएल में डालना है, ये बोल के कि बोइंग कंपनी एयरक्राफ्ट बेच रही है उससे रिलेटेड खर्चा है पीआरएल में डाल। ऑपरेटिंग लीज में डेफर होगी, लीज रेंटल की इनकम के रेशियो में डेफर होती है, नॉर्मली डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस होते नहीं है। लेसी के केस में तो लीज सारी फाइनेंस लीज है तो वो हर केस में एसेट की राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट में जोड़ देगा, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट में एग्जम्पशन अगर उसने लिया है, क्योंकि वो ऑप्शनल एग्जम्पशंस होते हैं तो फिर वो ऐसा खर्चा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का आप समझ सकते हो 10-15 अटेम्प्ट में एक आध बार हो सकता है इसका कभी डिस्क्लोजर आ जाए, तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आपको सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन तो ठीक है, इट्स सेपरेट इंडिया इज कवर्ड से। तो इसके साथ अपना किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है दोस्तों, दिस कवर्स ऑल दी अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द लीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप चाहें तो एक डेफिनेशन ऑफ लीज देख सकते हैं। वेरी क्विकली आई जस्ट टेल यू लीज की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स। लीज कब मानते हैं, व्हेन देयर इज अ राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी लीज टर्म डिस्कस कर लिया है। इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन लीज पेमेंट डिस्कस कर लिया है। 2 चीज़ें डिस्कस करने की रहती है, आइडेंटिफाइबल एसेट और राइट टू कंट्रोल ऑफ। डेट मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब यह है कि एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में और सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स नहीं है लेसर के पास। तो मैंने आपसे कोई एसेट लीज पे लिया है तो आपकी इच्छा है कि आप उसे ले जाके कल दूसरा एसेट रख जाओगे, फिर ले जाके तीसरा ले जाओगे, तो फिर सही मायने में मैंने आपसे एसेट लीज पे नहीं लिया है, सर्विस ली है। मैंने बोला यार एक फोटोकॉपी मशीन रख जाना, फोटोकॉपी करने को लगती है, आपने बोला ठीक है आप रख गए, आप आए दिन चेंज करते रहते हो। मैं ये नहीं बोल सकता मैंने आपसे कोई एसेट लीज पे लिया है, मैं बोलूंगा मैंने सर्विस ली, पर आपके पास कोई राइट नहीं है बदलने का, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने एसेट ली। सपोज कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर मुझे ये देखना है कि क्या लेसर को फायदा होगा क्या एसेट सब्सटीट्यूट करने में। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, जनरली सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट नहीं। तो समझना अगर जनरल ये कंसेप्ट क्या है आपके सब्सटीट्यूशन राइट्स के, अगर नॉर्मली एसेट कस्टमर के पास है फिजिकली, या आपको बोला गया है कि भैया सिर्फ खराब होगा तो ही बदलूंगा नहीं तो नहीं बदलूंगा, या कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा है, इनफैक्ट क्वेश्चन में देख के समझ नहीं आ रहा है सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट है या नहीं है, तो मान लिया जाता नहीं है। या सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट शुरू से नहीं है, कुछ समय के बाद आने वाले हैं या कोई इवेंट हुई तो आएंगे इस तरह की है, तो भी माना जाएगा सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट नहीं है। ये अगली 2। तो ऐसे केस में आप नॉर्मली क्या मानोगे कि सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट नहीं है तो लीज हो सकता है, क्योंकि एक तरीका है समझने का कि मैंने एसेट आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट यूज करने के लिए दिया है या मैं सर्विस का कमिटमेंट। इसका सबसे सही एग्जाम्पल होता है सर्वर्स। मैंने लेट्स से अमेजोन से एक सर्वर लिया है लाइव क्लासेस स्ट्रीम करने के लिए, अमेजोन ने ये नहीं बताया कौन सा सर्वर मुझे मिला है और वो उसके हिसाब से सर्वर चेंज करते रहता है, तो ये आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, लीज नहीं है, सर्विस है। पर अमेजोन सपोज मेरे यहाँ पर सर्वर एक इंस्टॉल करके मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार बना के मेरे यहाँ रख के चले गए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर रखा हुआ है, उसके पास ऑप्शन होगा भले कि वो चाहे तो चेंज कर सकता है, पर वो नहीं करेगा क्योंकि उसको फायदा ही नहीं। करेगा तभी करेगा जब उसमें खराबी आएगी। ये सब देख के हम बोल सकते हैं कि शायद ये आइडेंटिफाइबल एसेट है। क्यों आइडेंटिफाइबल एसेट है, क्योंकि इसमें सामने वाले के पास सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एसेट की एक कैपेसिटी दी जाती है, जैसे कि कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइबर केबल लाइन फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट डाली गई है थ्रू सी बाय यूजिस, और उसमें लेट्स से 100 केबल्स है, रिलायंस को बोल दिया भैया इसमें से 5 केबल आपकी, इसके थ्रू आप ट्रांसमिट करना डेटा, तो क्या ये माना जाएगा क्या कि ये आइडेंटिफाइबल एसेट है? नो, अनलेस वो 5 केबल आइडेंटिफाइड है कि भाई ये 100 में से ये 5 इस कलर की केबल आपकी आइडेंटिफाइड है, या फिर मेजॉरिटी आपकी कैपेसिटी यानी 100 में से 95 केबल। जैसे मैंने कोई एक वाटर टैंक में कैपेसिटी ले ली कि भैया मैं मेरा ऑयल स्टोर करूंगा इसमें 50 लीटर तक, दूसरी कंपनियों का भी ऑयल स्टोर होता है और किसी का भी ऑयल और मिक्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और टोटल कैपेसिटी उसकी 500 लीटर की है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने एसेट लीज पे लिया, वो आइडेंटिफाइबल एसेट ही नहीं। हाँ, पर उसमें कंपार्टमेंट बना दिया जाए मेरे 50 लीटर का अलग बाकियों का अलग, तो फिर डेफिनेटली वो आइडेंटिफाइड एसेट
आइडेंटिफाइबल एसेट होगा तो लीज हो सकता है। और सेकंड सिर्फ इसलिए है कि आइडेंटिफाइबल एसेट है, लीज ऐसा नहीं है राइट टू यूज। अमेजॉन ने सर्वर हमारे यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, पर मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं उसको खोल के देख सकूं क्या हो रहा है। इनफैक्ट आई हैव नो राइट टू डायरेक्ट और राइट टू कंट्रोल द एसेट इवन विद इन द स्कोप ऑफ अग्रीमेंट। तो फिर मैं ये वापस मान लूंगा कि ये सर्विस अग्रीमेंट है, ये एसेट को लीज पे लेने का अग्रीमेंट। आपको इसमें बेसिकली ये देखना होता है कि वेदर वी हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट फ्रॉम द स्कोप ऑफ राइट गिवन द। तो जैसे मैंने एक गाड़ी लीज पे ली है फॉर 3 years और मुझे कहा गया है कि भैया ये 3 साल तक आप इस गाड़ी को इस शहर में जितना घुमाना है घुमा सकते हो, बाहर नहीं ले जा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ही शहर में घुमाना है, तो शहर में घुमाने के लिए कब कहाँ ले जाना है नहीं ले जाना है ये मेरे हाथ में है। तो मैं बोलूंगा भैया मेरे पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट है। सामने वाले ने बोला गाड़ी यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो आइडेंटिफाइबल एसेट भी है, तो फिर ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले ने बोला भैया आपको मैं इनोवा दूंगा और हो सकता है इनोवा समय समय पे बदल दूँ, और उसको फायदा भी होता है बदलने में। क्यों? क्योंकि हमको कभी वो क्या करता है, लोकल परमिट वाली कभी ऑल इंडिया परमिट वाली जो अवेलेबिलिटी उस हिसाब से दे देता है। तो फिर उस केस में आइडेंटिफाइबल एसेट ही। या फिर उसने बोला भैया आप कब कहाँ कैसे चलाओगे, ये सब ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड राइट है, आपको बताना पड़ेगा तो गाड़ी आ जाएगी, पर कमिटमेंट है 3 साल तक, जब बोलोगे तब गाड़ी आएगी। तो मेरे पास फिर राइट टू सब्सटैंशियली ऑब्टेन ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। तो विद इन द स्कोप आपके पास ये राइट होना चाहिए। हो सकता है राइट एसेट को बेच के, यानी ओनरशिप वाले राइट हो सकता है आपके पास नहीं हो, वो चलेगा। इसीलिए हम हमारी बुक्स में एसेट एसेट के नाम से नहीं, राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से बुक करते। ओनरशिप वाले राइट नहीं हो तो चलेगा, बट यूज करने वाले या सबलीज के राइट्स या अगर दिए हैं तो वो सब मेरे पास होना चाहिए। कैसे पता पड़ेगा सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले हैं? क्या आपके पास राइट टू डायरेक्ट है। राइट टू डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप डिसीजन ले सकते हो किस तरह का आउटपुट कब बनाना है, कहाँ बनाना है, कितना बनाना है। अगर ये सारे आपके पास है, यानी डिसीजंस ऑफ हाउ एंड व्हाट आपके पास है, हाउ टू यूज द एसेट एंड फॉर व्हाट पर्पस टू यूज इट, तो माना जाएगा कि भाई फिर इस केस में आपके लिए सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट से आप कमाएं। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली द एसेट इज यूज्ड टू बी स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए डिटरमाइंड किया गया है, या लेसी के इंटरवेंशन के बिना कस्टमर यूज कर सकता है, तो माना जाता है राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट इज विद द। लेकिन अगर सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट सप्लायर के पास है, तो अब ये 2 चीजें बहुत ध्यान से सुन लेना इसमें। नंबर 1, मुझे गाड़ी देती 3 साल जैसे करना है करो, बस उसने बोला भाई मैं जब भी चाहूंगा तो आके इंस्पेक्ट कर सकता हूँ गाड़ी है या नहीं, तो ये प्रोटेक्टिव राइट है। तो इससे मेरा राइट टू ऑब्टेन ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स या राइट टू डायरेक्ट दी एसेट खत्म नहीं होता है, तो ये माना जाएगा लीज का एसेट एग्रीमेंट हो सकता है। 1 2 राइट टू डायरेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट टू ऑपरेट। कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने एक बिल्डिंग बनाई और ताज को दे दी, और ताज के पास अब डिसीजन है कि उसमें क्या करना है, क्या चलाना है, कैसे चलाना। हालांकि हमारा मैन पावर सप्लाई का भी काम है, तो ताज ने हमें ही मैन पावर सप्लाई के लिए बोला है और वहाँ पे सारे आदमी हमारे ही काम करते हैं, तो ऑपरेशनल सारी चीज़ें हम ही मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब ताज के पास राइट टू डायरेक्ट नहीं है ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑपरेशंस मेरे पास हैं, पर ताज के पास क्या है, एसेट का राइट टू डायरेक्ट द यूज है। वो चाहेगा तो मुझे कैंसिल कर सकता है, हो सकता है वो मुझे बोल दे भैया ये पार्टी नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, तो मुझे वही करना है जो वो बोले। तो अगर लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट है, भले ही ऑपरेशनल राइट लेसी ने किसी और को दे रखे हो, तो माना जाएगा लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट है, यानी कि कंट्रोल होती है। ये बहुत ही क्विकली ब्रीफ में मैंने आपको लीज क्या होती है तो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से रिवीजन कराया, आपका फीडबैक लगेगा इसके लिए कि मैंने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी बस उसको फोकस कर लिया है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एकदम वही बेस नहीं मिला हो कि अपन किससे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, बट मैंने सोचा लीज का ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप एज सच नोट से कवर करना चाहते हैं तो आप वो रिवीजन वीडियो ले सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर अगर आप सिर्फ मुद्दे की बात समझना चाहते हैं तो मे बी पॉसिबली आप ये वाला वीडियो यूज कर सकते हैं। This completes our discussion on leases except sale and leaseback, जिसको अपन क्वेश्चन आंसर के थ्रू सॉल्व करेंगे। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिटरमाइन टर्म्स ऑफ हाउ टू रिवीजन। थैंक यू।